आज हम लोग अपने आईडीटी का सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सीजीएसटी एक्ट। ये नाम मैंने रखा है, वैसे इसका कोई नाम नहीं है। ये चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन। एक्चुअली में आज हम जो है ना वो सेक्शन 9 करने वाले हैं। सेक्शन 9 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं आज आपका करने वाला हूं, बट इस चैप्टर का नाम मैंने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी रखा है। उससे पहले मैं कुछ बातें आपका करना चाहूंगा। देखो सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो सर, एक बात बताओ, अगर जीएसटी लगाना हो तो एक्ट तो पास करना पड़ेगा ना। ये तो आपको पता ना, कोई भी टैक्स लगाने के लिए एक्ट पास करना पड़ता है, ये तो पता ना आपको। सर ये तो हमें मालूम है। तो देखो, अगर आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी है तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो टैक्स होता है वो होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी, राइट। तो एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम रखा गया सीजीएसटी एक्ट 2017। क्यों पास किया गया? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा सके। दूसरी तरफ एसजीएसटी एक्ट भी पास किया गया ताकि स्टेट भी अपना टैक्स लगा सके। 2000 यहां पे मैं 2017 नहीं लिखूंगा, बस मैं एसजीएसटी एक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि ये भी 2017 ही है, लिख लेता हूं 2017, ठीक है ना। और फिर मैं अगर बात करूं, अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई, तो जो टैक्स लगता है उसे आईजीएसटी कहते हैं। तो फिर एक एक्ट पास किया गया, भाई इंटरस्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगाया जाएगा, तो आईजीएसटी एक्ट भी पास किया जाए। 2017 पास किया गया, ठीक है ना। फिर एक टैक्स पास किया गया कि अगर मान लो कोई किसी स्टेट को, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को लॉस हुआ तो उनको कंपनसेशन सरकार देगी, ऐसी बात हुई थी। तो उसके लिए इन्होंने जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट भी पास किया इन्होंने 2017। इसके साथ इन्होंने एक यूटीजीएसटी एक्ट भी पास किया, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 भी पास किया। तो लो जी, इतने सारे एक्ट पास किए गए। सीजीएसटी एक्ट ये सारे किसने पास किए? ये सारे पार्लियामेंट ने पास किए। देख लो पार्लियामेंट ने कौन कौन से टैक्स पास किए हैं, एक्ट पास किए हैं। सीजीएसटी एक्ट पास किया जी, और आईजीएसटी एक्ट पास किया, यूटीजीएसटी एक्ट। हाँ, यूटीजीएसटी, हालांकि यूटी अलग अलग होती है लेकिन इसका कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आता है, तो इसको भी पार्लियामेंट ने पास किया है। जीएसटी कंपनसेशन भी पास किया है और हर स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट भी पास किया है। सर देखो, सीजीएसटी एक्ट कितने बने होंगे? सर टोटल एक एक्ट बना सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट भी एक है, यूटीजीएसटी एक्ट भी एक है और कंपनसेशन एक्ट भी एक है। 4 एक्ट तो ये हैं, 4 एक्ट तो ये हैं। और एसजीएसटी एक्ट जो है वो 31 स्टेट है, 31 एक्ट पास किए गए हैं। 31 ये हैं भाई, 35 एक्ट पास किए गए हैं जीएसटी को चलाने के लिए। और लोग कहता है वन नेशन वन टैक्स, है ना। लोग कहता है वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन 35 एक्ट पास हुए भाई। हर स्टेट ने अपना एक एसजीएसटी एक्ट पास किया है, तो 31 तो वही हो गए, ठीक है ना। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से, मैं बता दूं आपको। सबसे पहली बात, एक तो अपने को सीजीएसटी पढ़ना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हमारे सबसे मेन है। आईजीएसटी एक्ट भी अपने को पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब सीजीएसटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। और ये दो ही पढ़ेंगे हम लोग। एसजीएसटी एक्ट अपने को नहीं पढ़ना सर। क्यों सर एसजीएसटी एक्ट क्यों नहीं? भाई इंडिया में 31 स्टेट है, हर स्टेट ने अपना अपना एक एक्ट पास किया हुआ है, तो हम कौन से वाला पढ़ें? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लोगे अपने आप। कैसे सर? जब मैं आपको सीजीएसटी एक्ट पढ़ाऊंगा ना, सीजीएसटी एक्ट, तो जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा ना, सेम टू सेम एसजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, बस सीजीएसटी काट के वहां एसजीएसटी लिखा हुआ है। इसके पीछे भी रीजन है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो जीएसटी लगाता है, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर बराबर लगा होता है या कम ज्यादा लगा होता है? मतलब मान लो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, बर्गर खरीदा 100 रुपए का, और उस पर 18 रुपए जीएसटी है, तो 9 रुपए सीजीएसटी 9 रुपए एसजीएसटी होता है, या ऐसे होता है 10 रुपए 8 रुपए 6 रुपए 12 रुपए, या बराबर होता है? बराबर सर, सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्टीमेटली जो कस्टमर से टैक्स लिया जाएगा वो बराबर लिया जाएगा, जितना सीजीएसटी उतना ही एसजीएसटी ले जाएगा, तो आपको लगता है जो प्रोविजन होंगी वो भी लगभग 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 सेम ही होती होंगी? बिल्कुल सर, तभी तो सेम टैक्स आएगा। तो भाई जो सीजीएसटी है ना वही एसजीएसटी है। कमाल की बात तो क्या है, सीजीएसटी के अंदर 174 सेक्शन है टोटल, मतलब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 1 to 174 है। एसजीएसटी के अंदर भी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 174 है। भाई सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम है, कोई मतलब डिफरेंस वाली बात है ही नहीं मेरे भाई। तो सीजीएसटी एक्ट हम पढ़ेंगे आज हम शुरू करेंगे इनमें से सीजीएसटी एक्ट, ठीक है ना। मैं आपको स्टार्ट सीजीएसटी एक्ट से करवाऊंगा, स्टार्ट मैं आपको सीजीएसटी एक्ट से करवाऊंगा। मेन तो यही है, अब ये चलेगा, लंबा ही चलेगा, अब ये लंबा चलेगा सीजीएसटी एक्ट, ठीक है ना।
डन है भाई साहब। एक्ट के नाम बोल दो कौन कौन से होते हैं यार, CGST, IGST, UTGST, GST कंपनसेशन सेस और SGST। आ जाओ फटाफट, इंट्रोडक्शन टू CGST एक्ट। CGST की फुल फॉर्म तो पहले क्या होता है, CGST की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, बोलो फटाफट। सर इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल GST, सेंट्रल GST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर GST काउंसिल याद है आपको, चैप्टर नंबर 1 में करवाया था GST काउंसिल। GST काउंसिल बन गई, आपको पता ही है। उसके बाद उसकी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई और वहां पर डिसीजन पास होने शुरू हो गए। जब उसकी 11th मीटिंग हुई ना, 11th मीटिंग, उस 11th मीटिंग में 4 मार्च 2017 को एक बिल पेश किया गया जिसका नाम था ड्राफ्ट CGST। एक बिल पेश किया गया और उस बिल को उस मीटिंग में अप्रूव किया गया। अप्रूव करने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया 27 मार्च 2017 को। 27 मार्च 2017 के पेश करने के बाद 6 अप्रैल 2017 को इसे लोकसभा में पास कर दिया गया। 6 अप्रैल 2017 को, सॉरी 29 मार्च, 27 के बाद 29 मार्च को इसे लोकसभा में पास कर दिया गया। राज्यसभा में 6 अप्रैल को पास किया गया, राज्यसभा में 6 अप्रैल को पास किया गया और 12 अप्रैल 2017 को ये एक्ट बन गया। दैट इज मतलब प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई और CGST जो था ना वो CGST एक्ट बन गया, CGST एक्ट बन गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। स्ट्रक्चर ऑफ CGST एक्ट, क्या क्या पढ़ेंगे हम। सेक्शन टोटल 174 है और इसके अंदर 21 चैप्टर्स हैं। चैप्टर मतलब वो नहीं जो आप पढ़ते हो, मतलब जो बुक्स में होते हैं, चैप्टर होते हैं, एक्ट के अलग चैप्टर्स बने होते हैं। और इसके अंदर 3 स्केड्यूल भी है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 2। वी विल डिस्कस लेटर ऑन एक एक करके। सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। आज आप CGST एक्ट पढ़ने जा रहे हो मेरे साथ। एक बड़ा एक्ट है, बहुत ही बड़ा एक्ट है। आज आप मेरे साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। एक्चुअली GST बेसिकली CGST ही है। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। कोई भी आप सेक्शन 1 उठा लो यार, वो मेनली 3 ही बातें कहता है कि इसका टाइटल क्या है, टाइटल का मतलब इस एक्ट का नाम क्या है, एक्सटेंड का मतलब ये कहां तक फैला हुआ है, और कमेंसमेंट ये कब से शुरू हुआ था। तो शॉर्ट टाइटल कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड CGST एक्ट। आप इसे CGST एक्ट 2017 के नाम से बुलाएं तो बढ़िया लगेगा। नंबर 2, ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है। एंड नंबर 3, ये तब से एप्लीकेबल होगा जब से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एप्लीकेबल करेगी, मतलब नोटिफाई करेगी। और ये भी लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होती है कि वो डिफरेंट सेक्शंस को, डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट डेट पर नोटिफाई कर सकती है। जरूरी नहीं कि पूरा एक्ट को एक साथ ही नोटिफाई किया जाए। वो सेक्शन 1 को पहले नोटिफाई कर सकती है, सेक्शन 9 को थोड़े दिनों बाद, सेक्शन 7 को थोड़े दिनों बाद, उसकी मर्जी है। वैसे मैं बताऊं 22 जून को सेक्शन 1 इंप्लीमेंट हो गया था, मतलब 12 अप्रैल, मुझे याद है 12 अप्रैल 2017 को अपना CGST एक्ट बन गया था। और 22 जून अगर 2017 को बात करें तो सेक्शन 1 को नोटिफाई कर दिया गया था। मतलब एक्ट तो पास हो गया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था 22 जून को भी। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं 1 जुलाई 2017 की तो यस दिस इज इंप्लीमेंटेड, और ये जो इंप्लीमेंट हो गया था एक्ट। लेकिन इस दिन भी अगर मैं बात करूं ना तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था। 8 जुलाई 2017 की बात करूं ना तो ये J&K जो था ना, उन्होंने भी अपना SGST एक्ट पास कर लिया था और फिर हम कह सकते थे कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना। तो सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जून और GST नाउ GST इज एप्लीकेबल इन द J&K ऑल्सो। ये 8 जुलाई 2017 से J&K में भी एप्लीकेबल हो गया। आई होप सेक्शन 1 इज क्लियर, आई होप सेक्शन 1 इज क्लियर। सर ये सिलेबस 22 ग्रुप 1 के लिए भी है, प्लीज क्लियर सर। बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल आपके सिलेबस 22 के लिए भी सेम है, बिल्कुल सेम है। जो 22 में नहीं होगा वो मैं बताऊंगा कि ये 22 वालों को नहीं पढ़ना है, और जो 22 का एक्स्ट्रा होगा वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा 22 वालों को। तो 22 वाले जितने भी सिलेबस 22 वाले हैं वो सारे बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाएं और मजा लें क्लास का, बिल्कुल उनके लिए भी सब कुछ है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसके बाद ना एक सेक्शन 2 भी है, ठीक है। इसके बाद ना एक सेक्शन 2 भी है, हालांकि सेक्शन 2 मैंने यहां पर नहीं दिखा रहा आपको ना, लिखा नहीं हुआ सेक्शन 2। सेक्शन 2 किसका है सर? डेफिनेशंस का है, डेफिनेशंस का है सर। GST के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस है। सेक्शन 2 क्लोज 1 से शुरू होती है और ये करते करते सर सेक्शन 2 क्लोज 121 तक है। मतलब इतनी सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको पढ़नी है। इनमें से कुछ पढ़नी है, सारी नहीं, कुछ पढ़नी है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। लेकिन गाइस ये जो डेफिनेशंस है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशंस है ना, ये हम अभी एक साथ नहीं पढ़ सकते।
हम चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर में जहां जहां हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी ना, कि कोई मतलब मान लो कोई टर्म आई, इंपॉर्टेंट टर्म आई, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर हम वो टर्म पढ़ेंगे साथ में डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे कोई नहीं पढ़ता कि डेफिनेशन शुरू कर दो पहले 2:1 से लेकर 2:121 तक हम बिना मतलब के डेफिनेशन पढ़ते रहें, चैप्टर आगे आएंगे उनके मतलब आगे पता लगेंगे, डेफिनेशन हम पहले पढ़ रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनती। तो हम पढ़ेंगे जब डेफिनेशन की जरूरत हुआ करेगी तब पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। आज मैं पढ़ने वाला हूं आपके साथ सेक्शन 9। यस गाइस, सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन लेवी एंड कलेक्शन का सेक्शन है। सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज लेवी एंड कलेक्शन। बात ध्यान सुनना सर, कोई भी टैक्स जब तक लेवी नहीं होगा ना, उसका फायदा ही नहीं कोई, है ना। मतलब आप कुछ भी कह दो, हमने एक टैक्स बनाया है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जनता से इतने पैसे लेंगे, लेकिन अभी हम इसको लगा नहीं रहे, लेवी नहीं कर रहे, तो क्या फायदा भाई। जब तक लेवी नहीं होगा तब तक तो कोई मतलब टैक्स में दम ही नहीं होता। तो लेवी कब होगा आज हम बात करेंगे। मेरी बात सुनो, जीएसटी लेवी कब होगा, इसका मतलब है कि जीएसटी कब आपके ऊपर लग जाएगा। कैसे पता लगेगा कि जीएसटी लेवी हो गया आपके ऊपर। अच्छा एक बात बताऊं, कोई भी एक्ट उठा लो, उसका मेन होता है लेवी एंड कलेक्शन वाला सेक्शन। अब बड़े ध्यान सुनना, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का मतलब होता है इंपोज करना, लेवी का मतलब लगाना, ठीक है, इंपोज करना, लगाना। ऐसी क्या घटना घटेगी कि टैक्स लेवी हो जाएगा। ऐसा क्या होगा कि हम बोलेंगे भाई अब तेरे पे जीएसटी लग गया, भाई देख तूने ये किया अब तेरे पे जीएसटी लग गया, अब तो तेरे पे जीएसटी लग गया। ऐसा क्या होगा, हम लेवी के सेक्शन में पढ़ेंगे। मेरी बात सुनो, मैं इतने सालों से टैक्स पढ़ा रहा हूं, मैं इतने सालों से टैक्स पढ़ा रहा हूं, और मेरे को याद है यार, हो गए मेरे को 17-18 साल टैक्स पढ़ाते हुए। हालांकि आपको मैं लग रहा हूँ सर कैसी बातें कर रहे हो, 17-18 साल वो कैसे हो सकते हैं, आप तो खुद अभी 17-18 साल के लगते हो, स्वीट 16 लग रहे हो। ठीक है, वो आप कह सकते हो, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा 17-18 साल का एक छोटा सा बच्चा लगता हूँ, लेकिन बट एनीवेज ये सच है कि मैं 17-18 ईयर्स से टैक्स पढ़ा रहा हूँ। ये इट्स एब्सोल्युटली ट्रूथ। आई रिमेंबर 2005-2006 से मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख लो कितने साल हो गए यार। एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अरे वेरी गुड, लिखो बेशर्मो, कमेंट में लिखो हाँ सर वाकई स्वीट 16 लग रहे हो। मतलब मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, तुम लिख भी नहीं रहे हो, शर्म करो। ऐसे ही बोल देगा, तारीफ कर देगा थोड़ी सी यार, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी तो करता हूँ तुम्हारी कितनी झूठी तारीफें, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। झूठी तारीफें करनी पड़ती है भाई, तुम मेरी करो मैं तुम्हारी करूंगा। ओके जस्ट किडिंग यार, ऐसे ना फन में पढ़ाई हो जाती है और कुछ नहीं है। बाकी भाई ऐसी कोई बात नहीं, अब तुम सच में बहुत प्यारे बच्चे हो, ब्लशिंग वाले बच्चे हो मेरे। ठीक है, तो यस सर, यू आर लुकिंग लाइक 18 and 19। ओ मतलब तुमने, नमन थैंक्स सो मच, इसने मेरी मतलब वो बालिग का ध्यान रखा कि सर 18 से नीचे रहने दो, ज़्यादा ही मतलब बालिग भी नहीं हो गए आप। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लेवी का मतलब, अच्छा मैंने ना, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल ही गया। मैं 17-18 से पढ़ा रहा हूं। मैंने जब भी कोई भी एक्ट पढ़ाया ना जहां लेवी एंड कलेक्शन का सेक्शन देखा है, एक कमाल की बात देखी है, लेवी में बहुत कुछ लिखा होता है। किसी भी एक्ट के लेवी में बहुत कुछ लिखा होता है। मतलब अगर ये होगा तो हम आप पर लेवी कर देंगे, लेवी की बातें बहुत बताते हैं। लेकिन जब कलेक्शन का टाइम आता है ना, लिखने का कलेक्शन का टाइम, इसमें सिर्फ एक ही बात लिखी होती है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कलेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कलेक्शन को आप टेंशन ना लो, वो कह रहे हैं कलेक्शन की बात छोड़ दो, वो तो हमसे ले लेंगे। तो कलेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप बड़े ध्यान देखना भाई, जो लेवी होता है ना, लेवी के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है, कलेक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन जनरल मैंने देखा सरकार कहते हैं तू कलेक्शन की चिंता क्यों करता है, कलेक्शन तो तेरी गर्दन पकड़ के निकाल लेंगे, तेरी गर्दन पकड़ के पानी में डुबो देंगे, पैसे निकाल लेंगे, पैसे थोड़ी देर को छोड़ देंगे। तू ये देख कि तू ऐसा क्या करेगा कि तेरे ऊपर जीएसटी लेवी हो जाएगा। भाई मैं पता है आपको इस तरह क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप ना एक चीज को सीख जाओ अच्छे से। तो लेवी बहुत कुछ बताएगा, लेवी बहुत कुछ बताएगा, और कलेक्शन बताएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब। चलो पहले मैं आपको लेवी और कलेक्शन का डिफरेंस दिखाता हूं क्या होता है। सर लेवी का मतलब होता है इंपोज करना, कलेक्शन का मतलब रिकवर करना। लेवी इमीडिएटली होता है, कलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है। जैसे देखो मान लो आप कभी किसी बस में ट्रैवल करो, जैसे आप बस में चढ़ते हो ना, लोकल बस में अगर आप कभी ट्रैवल करते हो, तो जैसे एज यू स्टेप इन द बस, जैसे आप बस में स्टेप इन करते हो ना, मतलब चढ़ते हो, और चढ़ते ना आपके ऊपर टिकट लेवी हो जाती है। हालांकि आपसे टिकट लेने में कंडक्टर को हो सकता है 4 से 5 मिनट लग जाए। रिकवरी में भी पोस्टपोन, वो भी क्यों होती है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब उनको अपना कन्वीनियंस देखना होता है, भाई चढ़ते ही हम कैसे ले लेंगे टिकट, बंदा अंदर चढ़ेगा या पहले पैसे पकड़ लें उससे, तो ठीक है। तो लेवी इमीडिएटली एज सुन एज यू एंटर इन द बस द टिकट इज लेवी अपॉन यू। कलेक्शन में भी पोस्टपोन, कलेक्शन में भी पोस्टपोन। लेवी जो होता है ना, अगर वो होगा तो कलेक्शन में और मे नोट हो सकता है। भाई मान लो कोई स्टूडेंट मेरी क्लास में आया, मान लो रेगुलर बैच है,
रेगुलर बैच है, एक बच्चा आया कि जी मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं। जैसे वो क्लास में बैठेगा फीस तो उसके ऊपर लेवी हो जाएगी, कलेक्शन में और में नोट भी हो सकता है मुझे उस स्टूडेंट में प्यार आ जाए, मैं ना बेटा तेरे से फीस नहीं लूंगा, मेरी मर्जी, तू मुझे इंटेलिजेंट लग रहा है, तू तो रैंक लेके आएगा। या भाई किसी बच्चे ने बोला सर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझसे फीस मत लो, मैंने कहा भाई नहीं लेंगे कोई बात नहीं। तो कलेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो सकता है मैं ना लूं लेकिन लेवी तो होगा, उसके ऊपर फीस लेवी तो होगी, जो क्लास में बैठेगा उसकी फीस तो लगेगी, मैं लूं ना लूं मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मान लो लेवी ही नहीं हुआ तो कलेक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता। अब मान लो एक बच्चा कोई साइंस की स्टूडेंट आ रहा है बैग टांगे हुए, और मैं अपनी क्लास से बाहर निकला, क्लास से बाहर निकल कर मैंने देखा एक बच्चा आ रहा है बैग टांगे, मैं बेटा इधर इधर बेटा, बोला यस सर। मैं बेटा तेरी आईडीटी की फीस माफ। बोला सर आईडीटी ये क्या होता है? मैंने कहा हद हो गई यार, आईडीटी का मतलब बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की सब्जेक्ट की फीस माफ, तू सीएमए का स्टूडेंट है ना, तेरी फीस माफ। बोला सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी अभी बायोलॉजी पढ़ के आया हूँ और मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, प्लीज जाने दो मुझे। मैं कहा तेरी फीस माफ, मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ फीस माफ। बोला सर कैसी बातें करो, जब फीस बनती ही नहीं तो माफ किस बात की? मैं क्या मैं मांगे तेरे से पैसे? मैंने तेरे से पैसे मांगे और मैं तो माफ ही कर रहा हूँ ना, तू जाना यार, माफ किया तेरे को। बोला सर देखो बार बार मत बोलो माफ किया, मैं पहले बोलूं बार बार माफ वाली बात मत करो, जब फीस लग ही नहीं सकती तो माफ वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, माफ वाली बात कहां पे आएगी? भाई यही तो मैं कह रहा हूं, जब क्वेश्चन में जब आपके ऊपर जीएसटी लेवी ही नहीं होगा तो ये कैसे क्वेश्चन आएगा कि कलेक्ट होगा या नहीं होगा? कलेक्ट होगा या नहीं होगा क्वेश्चन ही नहीं है। अगर लेवी है तो कलेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर लेवी ही नहीं है तो कलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी चलिए भाई, चलिए अरे कलेक्ट कैसे होगा पढ़ लेंगे यार, कलेक्ट कैसे होगा सब पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, धीरे धीरे पढ़ो यार, धीरे धीरे। सुनो सेक्शन 9 के ना 5 सब सेक्शन है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). जिसको ये 9(1) से लेकर 9(5) याद होगे ना, समझ लो उसके क्लास में ये समझ लो उसके 5 नंबर पक्के हो गए, पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे साथ बोलो, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, देखो कुछ नहीं फिर, ठीक है। 9(1) कहता है जनरल सेक्शन, 1 में जनरल सेक्शन है, 9(2) में कुछ 5 आइटम की बात करेगा, 9(3) में और 4 में रिवर्स चार्ज की बात करेगा, और 9(5) में कुछ इको की बात करेगा, इको की, ठीक है ना। ये 9(5) है 1 2 3 4 5। अब मैं आपको पहले 1 कराऊंगा और फिर 1 मैं दोबारा यहां से पढ़ाऊंगा, फिर मैं 2 करवाऊंगा और 2 यहां से पढ़ाऊंगा, फिर मैं 3 4 करवाऊंगा, 3 4 यहां से पढ़ाऊंगा, फिर 5 करवाऊंगा और 5 वापस यहां से पढ़ाऊंगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप मुझे 9(1) से लेकर 9(5) के सारे सेक्शन बिना देखे सुना सकते हैं? अगर आपने कहा कि सर हम सुना सकते हैं, हमें 9(1) से लेकर 9(5) पूरा आ गया है, और सबसे अच्छी बात सर हमें यह भी लग रही है कि अब हम इस चैप्टर का टेस्ट देंगे तो हमारे हाईएस्ट मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं, तब मुझे सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा? सुकून। आ जाओ फटाफट, सेक्शन 9(1) हम पढ़ने जा रहे हैं। 9(1) देख लो, 9(1) सर 9(1) में लिखा है लेवी एंड कलेक्शन, ठीक है ना। पहला सेक्शन है 9(1) का, लेवी एंड कलेक्शन बताएगा। जनरल मीनिंग, जनरली जीएसटी लेवी कब होता है? आमतौर पे जीएसटी लेवी कब होता है? आमतौर पे जीएसटी का लेवी कैसे होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, एक छोटी सी बात बता दूं, चलो 3-4 मिनट ले लूं आपके, 4-5 मिनट, अगर थोड़ी इजाजत दो तो आप, अगर इजाजत दो तो। एक वर्ड आया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, इसका मतलब आप फ्यूचर में सबसेक्शन 2 भी पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ लिखा होगा। हाँ सर जरूर लिखा होगा कुछ ना कुछ। ये सेक्शन 9(1) जब शुरू हो रहा है ना, तो वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है कि 9(2) में जो लिखा है वो छोड़ो, मेरी बात सुनो, या ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो छोड़ो, 9(2) की सुन लेना। ये कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो वर्ड होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, इसका मतलब क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरा बच्चा जब आज मेरे से पढ़ने बैठ ही गया तो मैं तो ये मानता हूं यार इसने पहले कहीं पढ़ा भी ना हो शायद। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हो तो जानते हैं ऑलरेडी क्या मतलब है इसका, वो मत बोलना शुरू कर देना आप। जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, मैं ये मानता हूं उनको मैंने पूरा पढ़ाना है, अच्छे वाला, मतलब थोड़ा रिवीजन है नो डाउट, उतना इन डेप्थ नहीं हो पाएगा, लेकिन बस उनको आना चाहिए टेक्स्ट अच्छे से। सर सुनो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन सबसेक्शन 2 का मतलब होता है कि अभी हम कुछ लिखने वाले हैं और ये जो हम लिख रहे हैं ना इसको आप ध्यान से सुनना, लेकिन कल को आप सबसेक्शन 2 भी पढ़ेंगे और कल को अगर आपको लगे
कि जो हमने कहा था और सबसेक्शन 2 में जो लिखा है उसमें कुछ क्लैश हो रहा है, उसमें कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो सबसेक्शन 2 की बात मानी जाएगी। सबसेक्शन 2 विल प्रिवेल ओवर सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब होता है 9.2 में जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है 9.1 से। 9.1 से नहीं, मतलब जहां 9.1 और 9.2 क्लैश करेगा ना वहां 9.2 चलेगा, 9.1 नहीं चलेगा। एक वर्ड होता है नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग कंटेन्ड, कंटेन्ड इन सबसेक्शन, ऐसे कुछ लिखा होता है नोट विद स्टैंडिंग से। देखो अगर ऐसा लिखा हो नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूं वो मेन है, बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी सब भाड़ में। और लिखा हो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, तो वो बोलता है मैं जो बोल रहा हूं वो मेन नहीं है, जो 2 में लिखा वो मेन है। उल्टा होता है, उल्टा। नोट विद स्टैंडिंग को बोलते हैं ओवर राइडिंग सेक्शन। ओवर राइडिंग का मतलब ये दूसरे सेक्शन को खा जाता है, ये कहता है भाड़ में गया सब, मैं खा जाऊंगा उस सेक्शन को, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। और जो सब्जेक्टिव वाला पॉइंट होता है ये दूसरे सेक्शन को अलाउ करता है, ये दूसरे सेक्शन को क्या बोलते हैं उसको, दूसरे सेक्शन को एप्रिशिएट करता है कि उसकी बात सुन लो, मेरी रहने दो, मेरी रहने दो। समझ में आया पॉइंट? जैसे आप ये समझ लो, कितना सिंपल कंसेप्ट समझाऊं कि जो हस्बैंड होता है ना, हस्बैंड जब भी बोलता है ना वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 बोलते हैं, उसके हमेशा वर्ड सब्जेक्ट टू होते हैं। मतलब हस्बैंड को किसी का फोन आया दोस्तों का, भाई आज शाम को पार्टी है, आ रहा है? बोल बोल, शाम को मिल रहा है? अरे वो भी आ रहा है, वरुण भी आ रहा है भाई, नितिन भी आ रहा है भाई, आकाश भी आ रहा है, सारे मिल रहे हैं भाई, भाई भाई नीलेश भी आ रहा है, सब बैठेंगे भाई आज तो पार्टी। अब वो बंदा क्या बोलता है, हस्बैंड क्या बोलेगा, यार आई विल कम टू द पार्टी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ माई वाइफ। मेरी वाइफ कहेगी तो मैं आ जाऊंगा, वरना वैसे मैं आऊंगा बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ वाइफ। अगर वाइफ मना कर देगी फिर नहीं आ पाऊंगा भाई। मतलब उसकी हाँ है, लेकिन अगर उसकी वाइफ ने ना कही और क्लैश हुआ तो वाइफ की चलेगी, उसने वाइफ को प्रायोरिटी दे दी। अच्छा वाइफ क्या बोलती है, वाइफ जब भी देख लो हमेशा नोट विद स्टैंडिंग बोलती है। मतलब यार एक पंगा पता क्या है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, अब दूसरे तरफ मेरी वाइफ सारा सुन रही होगी आराम से, वो पक्का वो सारी मेरी लेक्चर सारे ध्यान सुनती है, फ्री में जीएसटी पढ़ रही है, मैं सही कह रहा हूं। तो अब वो सारा बात सुन रही है, अब मैं जैसे ही बोलूंगा नोट विद स्टैंडिंग, उसकी थोड़ी सी मैं तारीफें करूंगा इसमें नोट विद स्टैंडिंग के अंदर। अब समझ लो तुम्हारी क्लास खत्म होने का मेरी क्लास लग जाएगी बिना बात के। चलो खैर कोई बात नहीं, सहन करेंगे बच्चों के लिए सब कुछ सहन करेंगे, कोई बात नहीं यार। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब कहता है, समझ लो वाइफ बोल रही है। अब वाइफ कैसे बोलते पता ना आपको? आपको क्या पता आपकी कौन सी वाइफ है? आपकी नहीं है लेकिन आपके पापा की है, और आपने देखा है कि आपके पापा को आपकी मम्मी कैसे बोलती है। ये भगवान, जस्ट किडिंग, किसी की मम्मी सुन तो नहीं रही अभी, प्लीज हेडफोन यूज करो यार, तुम लोग मेरी और लड़ाई करवाओगे। अब वाइफ कैसे बोलती है, भाड़ में जाए सब कुछ, जो मैं कह रही हूं वो सुनो। अब मान लो कैसे, वाइफ घर से बाहर निकलती है, सामने पड़ोसन मिलती है, वो पड़ोसन अरे वहां पे भी सुन जाएगा उस कमरे में। तो वाइफ क्या करती है, क्या करती है भाई, मैं भूल ही गया यार, मैं तो जबान से निकले नहीं पता। वाइफ बहुत अच्छी होती है, नहीं ये तो वैसे रटा हुआ है, मेरे को कुछ और बोलना था। हाँ वाइफ क्या करती है, वाइफ घर से बाहर निकलती है, सामने पड़ोसन मिलती है, वो बोलती है ओहो आज ना मेरे बेटे का बर्थडे है, आप लोग आओगे? वाइफ कहती है क्यों नहीं आएंगे? कहती है आपके हस्बैंड मिले थे सुबह। पहले तो कहते तुझे कहाँ मिले? बोले नहीं जा रहे थे ना, मैंने उनसे पूछा था कि आप शाम को आओगे, तो उन्होंने कहा नहीं आज तो मेरा कहीं प्रोग्राम है, आज मैं नहीं आऊंगा। बोली नॉट विल स्टैंडिंग एनीथिंग सेड बाय माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने क्या कहा वो बाहर में जाए, वी विल कम टू द पार्टी, हम आएंगे मतलब आएंगे। अब हस्बैंड ने क्या कहा वो बाहर में जाए। तो भाई जब कभी भी लॉ में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हो तो याद कर लेना कौन बोल रहा है, वाइफ बोल रही है। और वाइफ कैसे बोलते अब समझ जाना। और जब भी सब्जेक्ट टू लिखा हो समझ लेना एक मासूम, एक शरीफ, एक जिसका मुंह लटका हुआ है, शक्ल से पता लग चुका है उसकी शादी हो चुकी है, वो इंसान बोल रहा है, दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। और ये वीडियो अपने घर में दिखाना वर्जित है, मतलब नहीं दिखा सकते हैं आप अपने घर में, क्योंकि इससे आपके घर में होने वाले लड़ाई झगड़े में हमारा कोई हाथ नहीं माना जाएगा। ओके यस गाइस, आई हैव डन इट। मैंने थोड़ा पॉइंट बता दिया आपको यार, थोड़ा मन किया मैं बता दूं यार, कोई बात नहीं रिवीजन तो हो ही जाएगी, थोड़ी सी बात तो बता ही दे इनको। ये देखो इनके दांत देखो, हेडफोन अलर्ट आ चुका है भाई, बिल्कुल। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। अब ध्यान सुनना, देयर शैल बी लेविड, लगाया जाएगा, हाय सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, देयर शैल बी लेविड, लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? बोले ए का मतलब ए, टैक्स, एक टैक्स लगाया जाएगा। हमने कहा कौन सा टैक्स? बोले जो कहा जाएगा, कॉल्ड CGST।
हाय हाय हाय। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड, देयर शैल बी एक लगाया जाएगा, क्या एक टैक्स लगाया जाएगा। क्या नाम होगा उसका, बोले सीजीएसटी होगा। हमने कहा किस पे लगाओगे, बोले ऑन द सप्लाई, ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई हम लगाएंगे, ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई। मैंने कहा किसकी सप्लाई, बोले गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो या बोथ की हो। वाह 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 क्या बात है, मुझे तो एक कविता के रूप में लग रहा है, कितना शानदार। कविता इज नॉट, मतलब कविता मीन्स नॉट KIVIT है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लगाया जाएगा, लेविड लगाया जाएगा, क्या ए टैक्स, एक टैक्स लगाया जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे टैक्स को, कोल्ड CGST। किस पे लगाएंगे, ऑल इंट्रास्टेट। जो मैंने ऑल को इतना किया ना, इसका मतलब है ऑल इंट्रास्टेट, इंटर पे तो IGST लगता है ना, हम तो CGST पढ़ रहे हैं। ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगाया जाएगा। वो कौन सी घटना है जिसके घटते ही आप पर टैक्स लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई। कौन सी घटना है जिसके घटने पर CGST लग जाएगा, लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई। किसकी इंट्रास्टेट, ऑल इंट्रास्टेट, किसकी, गुड्स की, सर्विस की और बोथ की, गुड्स की, सर्विसेज की और बोथ की, एक्सेप्ट एक चीज छोड़ दी, दे दारू, मतलब एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो दारू होती है, जो विस्की, वाइन, बियर, रम, जिन, वोडका, पता नहीं क्या क्या होता है, जो ठेकों पे मिलती है, उन पर नहीं, उन पर नहीं। हमने कहा ठीक है लगाया जाएगा, माना एक टैक्स लगाया जाएगा, माना उसका नाम CGST है, माना वो ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर लगाया जाएगा, माना सप्लाई चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, बोथ की हो, वो लगाया जाएगा, माना लीकर पर नहीं लगाया जाएगा। पर ये तो बताओ किस वैल्यू पर लगाओगे, किस वैल्यू पर लगाओगे, वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर आप ये टैक्स लगाओगे, बोले ऑन द वैल्यू, ऑन द वैल्यू, उस वैल्यू पर जो डिटरमाइन की जाएगी अंडर सेक्शन 15। अभी नहीं बता रहे, इतना बता रहे हैं, एक सेक्शन 15 आएगा, उसके अंदर वैल्यू को निकाला जाएगा, उस वैल्यू पर लगाया जाएगा। हमने कहा ठीक है उस वैल्यू पर लगा देना, रेट तो बताओ क्या लगाएंगे, बोले एट रेट, वो रेट लेंगे जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, बट मैक्सिमम 20% से ऊपर रेट नहीं लगाएंगे। CGST की बात कर रहा हूं, CGST की, SGST भी लगना है बाद में, 20 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन CGST 20 लगाएंगे, नोट मैक्सिमम मोर देन 20 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये नहीं कि 20 लगाएंगे, उतना लगाएंगे जितना गवर्नमेंट बताएगी। मैंने कहा गवर्नमेंट कैसे बता देगी, बोले गवर्नमेंट को GST काउंसिल रिकमेंड करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक देयर शैल बी लगाया जाएगा, क्या एक टैक्स लगाया जाएगा, नाम क्या होगा, CGST। किस पे लगाएगा, ऑल इंट्रास्टेट, क्या इंट्रास्टेट सप्लाई, किसकी सप्लाई, गुड्स हो, सर्विस हो और बोथ हो, किसको छोड़कर, शराब को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर। किस वैल्यू पर लगाओगे, जो डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 में होंगे। रेट क्या होगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, किसके कहने पर, काउंसिल के कहने पर। एंड कलेक्टेड, देखो देखो सर लेवी कितना बड़ा है, लेवी कितना बड़ा है। कलेक्टेड में क्या लिखा है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जहां वर्ड होता है ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब होता है एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। हम रूल बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपसे कैसे ले लेंगे, उसमें बताएंगे कैसे लगेगा। एंड शेल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, और ये टैक्स वो देगा जो बंदा टैक्सेबल होगा, मतलब जो बंदा रजिस्टर्ड होगा GST के अंदर। गाइस अगर सच्चे इंसान हो, सच्चे इंसान को होते हैं जो झूठ नहीं बोलता, अगर सच्चे इंसान हो तो बता दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बता दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। मेरा दिल कह रहा है एक एक बच्चा बोलेगा क्लियर है, एक एक बच्चा बोलेगा क्लियर है। अब सुनो, CGST कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ना CGST कहते हैं, CGST। इंट्रास्टेट सप्लाई, लोकल सेल विद इन द सेम स्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब विद इन द सेम स्टेट। सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 आएगा, वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 52 आएगा, वहां पढ़ेंगे। सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 102 आएगा, वहां पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर, नो GST, नो GST। टैक्सेबल पर्सन मतलब पर्सन हु इज जो सेक्शन 2 क्लोज 107 में गिवन है, और 2107 में पता क्या लिखा हुआ है, जो या तो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। लो जी सेक्शन 9(1), सेक्शन 9(1) में सर क्या क्या करवाओगे, नहीं मैं एनालिसिस करवाऊंगा। टैक्सेबल इवेंट, ऐसा कौन सी घटना है,
ऐसी कौन सी घटना है जिसके घटते ही जीएसटी लेवी हो जाता है? सर सप्लाई। अब वेरी गुड, सप्लाई सप्लाई बिल्कुल सर। एक बात और, 9(1) में से किसको बाहर किया? लीकर को सर, लीकर को बाहर किया। अच्छा रेट क्या लगाएंगे? सर गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट लगाएंगे, लेकिन 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? सर जो या तो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, यानी कि रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। 9(1) आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। 9(1) आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, और मेरा दिल कह रहा है भाई साहब क्लियर हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं 9(2) पे आता हूं। 9(2) कहता है सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी, 5 आइटम के ऊपर, 5 आइटम के ऊपर। बोलो कितने ऊपर? हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं? 4। अंगूठे के साथ पूछ रहा हूं बे, 5। हाथ में उंगलियां अंगूठा मिला के कितने थे? 5। पांडव कितने थे? 5। 9(2) में कितने पॉइंट है? 5। मतलब कितने आइटम्स है? 5 आइटम के ऊपर जो सीजीएसटी है ना, जो टैक्स है, वो फ्यूचर में लगाया जाएगा। उसकी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अभी नहीं लगाएंगे, फ्यूचर में लगाएंगे। मैंने कहा पहले 5 आइटम के नाम बताओ। बोले 5 आइटम के नाम है पेट्रोलियम क्रूड। मैंने कहा ठीक है। बोले मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इन 5 का क्या पंगा पड़ेगा? पहले इन 5 पर ना जीएसटी लगाया तो जाएगा, लेवी तो होगा। अभी नहीं है, अभी लेवी नहीं है, अभी नहीं है, लगाया जाएगा बट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट जो रिकमेंड करेगी जीएसटी काउंसिल। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम क्या मतलब बावड़े बउड़े हो गए तुम लोग? बोले क्या हो गया सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कहा 9(1) में तुमने लिखा था ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। अबे इतनी चीख चीख के बोल रहे थे ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई लिखकर को छोड़कर, तो भाई साहब ये 5 आइटम तो कवर होगी 9(1) में, इनके ऊपर तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब कैसे नहीं लगाओगे तुम? बोले 9(1) में हमने ये भी तो लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, जिसका मतलब था सबसेक्शन 2 में जो लिखा है उसको हम पहले मानेंगे। मैंने कहा ओ अच्छा ये मतलब था। बोले हाँ देखो, अगर वहां पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ना लिखा होता ना, तो ये सेक्शन फेल हो जाता 9(2) और इसके ऊपर सीजीएसटी लगता, इसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ता, क्योंकि 1 कहता है कि ऑल इंट्रास्टेट। लेकिन उन्होंने कह दिया भाई साहब अगर 2 में कुछ उल्टा लिखा हो तो उसकी मान लेना, और 2 में उल्टा ही लिखा हुआ है, पता क्या लिखा हो? इन पे नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, फ्यूचर में लगेगा। तो भाई फाइनल कंक्लूजन क्या है? 9(1) के हिसाब से लगा के छोड़ें या 9(2) के हिसाब से अभी फ्यूचर में ही लगाएं? सर फ्यूचर में ही लगाएंगे, फ्यूचर में ही लगाएंगे, फ्यूचर में ही लगाएंगे। आय हाय हाय हाय, मेरा दिल कह रहा है यार मेरे एक एक बच्चे को सारी बात क्लियर हो गई है। सर बिल्कुल सर, कहने वाली कोई बात है। अब आ गया 9(3), लेकिन मैं चाहता हूं कि 9(3) से पहले पढ़ लें एक बार 9(1) और 9(2)। अगर तुम कहो तो 9(1) 9(2) यहां से पढ़ लें। हाँ सर पढ़ लो। 9(1) क्या कहता है? सर ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई, चाहे गुड्स की, चाहे सर्विसेज की, चाहे बोथ की, लीकर को छोड़कर सीजीएसटी लगाया जाएगा। वैल्यू 15 सेक्शन वाले ले लेंगे, रेट गवर्नमेंट का नोटिफाई ले लेंगे, मैक्सिमम 20%, और कलेक्शन होगा इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देख लो भाई साहब, देख लो 9(1) को एक लाइन के अंदर सारा 9(1) याद करवा दिया। जो पहले मैंने 15 मिनट जिसके ऊपर लगाए हैं वो 1 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया सर, 1 मिनट में। 9(2) सर 5 आइटम, क्रूड ऑयल और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस, एविएशन, इनके ऊपर लगाया तो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डेट से लगाया जाएगा, वो भी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ईमानदार बताओ 9(1) और 9(2) क्लियर और नॉट क्लियर? अब आप 9(3) सुनो। अब मेरे दोस्तों सेक्शन 9(3) सुनो। सर देखो इन जनरली क्या होता है, एक मिनट इसको मैं ना यहां से पढ़ाता हूं। इन एक होता है चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। इन जनरल क्या होता है, जो सप्लाई होता है ना, उसकी ड्यूटी होती है कि वो कस्टमर से जीएसटी ले ले और सरकार तक पहुंचा दे। मतलब एक बंदा यहां होता है बेचने वाला, एक बंदा होता है खरीदने वाला। बेचने वाला जब सामान बेचता है ना, तो वो अपने पैसे भी लेता है और साथ में जीएसटी भी लेता है, और ये जीएसटी लेके ये आगे गवर्नमेंट को पहुंचाता है। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे होता है। तो नॉर्मली इस बंदे को सप्लायर कहते हैं, और इसी के ऊपर लाइबिलिटी होती है सरकार तक टैक्स को पहुंचाने की। इसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चार्ज। सप्लायर के ऊपर है चार्ज, किस बात का? जीएसटी सरकार तक पहुंचाने का। इसे वैसे फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, कई लोग इसे फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, कई लोग इसे नॉर्मल चार्ज भी कहते हैं, कई लोग इसे सिंपली चार्ज भी कहते हैं। लेकिन अगर कभी किसी मजबूरी में सरकार को ऐसी लगे कि भाई ये बंदे से टैक्स रहने देते हैं, इसका भरोसा नहीं है, देगा नहीं देगा, कभी कभी ऐसा होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है। इस आदमी पे ना भरोसा नहीं होता, जैसे ये बंदा है, ये बंदा है, ओहो इसकी तो शक्ल ही ऐसी बनी है, इसे भरोसा कैसे करें? इस बंदे पे ना भरोसा नहीं है, ये सप्लायर है, सरकार को क्या नहीं है, इस पे भरोसा नहीं है सरकार को, ना ना ना,
ये बंदा सही नहीं है, ये पता नहीं टैक्स देगा नहीं देगा, और ये सप्लाई कर रहा है इस बंदे को, इस पे सरकार को बहुत भरोसा है। आए हाय, ये तो मेरा मुन्ना है, इस पे तो हमें पूरा भरोसा है। सरकार इसे कहती है भाई तू इससे सेल प्राइस ले ले, अपना जीएसटी तू लेने को रहने दे भाई, और इसे कहते तू सुन 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 सुन, तू आना हमारे पास और जीएसटी तू ही दे जाना, इसको दे और फिर ये हमें सरकार तक पहुंचाए, ये रहने दे, तू ही हमारे पास रहना। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां रेसिपिएंट को ही बोल दिया जाता है कि तू जीएसटी हमारे तक लेके आ, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं रिवर्स चार्ज। मतलब अगर सप्लायर जीएसटी सरकार तक पहुंचाएगा तो उसे चार्ज कहते हैं, अगर रेसिपिएंट जीएसटी पहुंचाएगा तो ऐसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाएगी कि मतलब सरकार को रेसिपिएंट की पकड़नी पड़ जाएगी गर्दन? ऐसे थोड़ी होता है। मान लो ये सप्लायर यूएसए में है, ठीक है सर, और ये सर्विसेज दे रहा है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट जो है हमारा इंडिया में है, एग्जांपल ले लो एग्जांपल, ठीक है सर, ये सर्विसेज हो गई, हाँ हो गई सर, सर्विसेज दी जा रही हैं बिल्कुल। क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? सर बिल्कुल आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन क्या इस बंदे से जीएसटी लेना आसान है? ना सर, ये तो फॉरेन कंट्री में बैठा है। तो क्या करें? इसको छोड़ो, इसको पकड़ लो। तो सरकार ऐसे में ना रेसिपिएंट की गर्दन पकड़ लेती है। मतलब 9(3) और सेक्शन 9(4) ये दोनों सेक्शन ना रिवर्स चार्ज के सेक्शन है। इन दोनों सिचुएशन में हम ऐसी सिचुएशन पढ़ेंगे, ऐसे केसेस पढ़ेंगे, ऐसे किस्से पढ़ेंगे, ऐसी कहानियां पढ़ेंगे जहां जीएसटी पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की नहीं है, रेसिपिएंट की है। रेसिपिएंट को अब अपनी जेब से पैसे सप्लायर को नहीं देने टैक्स के नाम के कि जा भाई तू जमा करवा देना, बल्कि खुद ही सरकार को जाके जमा करवाना है। पर एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है? क्या ये कॉमन बात है? या ये अजीब बात है, अनोखी बात है? ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। बिल्कुल सर, ये अजीब, अनोखी, मुश्किल वाली बात ही मानी जाएगी। मैं बताऊं क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। सोचो सर, सोचो आप अपने घर से, प्लीज इमेजिन करना, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करोगे? इमेजिन अभी सिचुएशन समझोगे तो इमेजिन कर पाओगे। मान लो आपने अपने घर से फोन किया, मतलब घर से क्या, मतलब एक फोन किया, बेबी ने बोला हाँ बोलो, मेरा ना मन कर रहा है, मैं आज तुम्हें ना पार्टी दूंगा, मैं आज पार्टी दे रहा हूँ, बेबी पार्टी लोगी ना? बेबी कहती है चलो बताओ क्या खिलाओगे आप? क्योंकि बेबी तो भूखड़ है, उसको तो खाना है। जब देखो खिलाओगे तो आपने बोला बेबी मैं तुम्हें ना पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। बेबी कहती है वाओ, हम पिज़्ज़ा खाने चलेंगे? बोला हाँ चलो, कितने में मिलोगी? बोली तुम बताओ। बेबी एक काम करते हैं, दोपहर को 3 बजे मिलते हैं और 5 बजे तक घर आ जाएंगे वापस, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, बेबी ने कहीं से, मतलब बेबी के बाबा ने कहीं से 2-4 दोस्तों से उधार मांगे पैसे। अब स्टूडेंट लाइफ में तो उधार मांग के पिज़्ज़ा खिलाएगा ना, कौन सा कमाता है बेचारा। लेकिन बेबी को बेच पसंद है, बेबी को पिज़्ज़ा पसंद है, तो पिज़्ज़ा तो खिलाना बेबी को। तो भाई साहब ने कहीं से 300-400 रुपए का अरेंजमेंट कर लिया मुश्किल होके, और 300-400 रुपए में वो पिज़्ज़ा खिलाने जा रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन, जस्ट फील इट। मैं मानता हूँ आपकी बेबी नहीं है आपके पास, क्योंकि तुम सिंगल ही मरोगे हरामजादों। मेरा मतलब दोस्तों, मैं ऐसे जस्ट मजाक में बोल रहा हूँ, बुरा मत मान जाना भाई मेरी किसी बात का। ग्रीन मैंगो मोर, मेरा बेटा बोलता था ग्रीन मैंगो मोर। ग्रीन मतलब हरा, मैंगो मतलब आम, और मोर का मतलब ज्यादा। ग्रीन मैंगो मोर, हराम ज्यादा, वही जनरल। तो तुम सब सिंगल मरने वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी इमेजिन यार, फीलिंग लेने में क्या हर्ज है, फीलिंग के मजे अलग है। तो आपने कहा, अब आपने पैसे अरेंज कर लिए। सोचो, अच्छा आपको प्रेशर भी है घर वालों का, अभी घर वालों को पता ना जाए, घर वालों से बॉर्डर तो आप, पता पापा की जुत्ती निकल गई ना, मैं थाड़ थप्पड़ पड़ेंगे, बेबी भी पिटेगी, बाबा भी पिटेगा। आप चले गए पिज़्ज़ा हट पे। सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन आपने बोला बेबी कौन सा वाला पिज़्ज़ा खाओगे? उसने बोला मुझे तो वो वाला पिज़्ज़ा खाना है। वो मेन्यू में चेक किया, सपोज आपकी बेबी समझ रहा है, गवार नहीं है कि उसने कोई ऐसे बोल दिया कुछ, मतलब रोटी ले आओ, उसे पता ही ना हो पिज़्ज़ा हट पे क्या मिलता है, समझदार मान लेते हैं। तो पिज़्ज़ा आ गया, आप बेबी को अपने हाथ से खिला रहे, बेबी मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें हाथ से खिलाना। वो भी इधर उधर देख रही है, कोई देख ना ले, खा लेती है बेचारी, क्या करे, प्यार इतना। अब रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट हो आप और आपकी बेबी। और सप्लायर कौन है? सप्लायर है पिज़्ज़ा वाला सप्लायर दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, और आप रेसिपिएंट हो। आपको पता है बिल है भाई, आपको पता है इतने का बिल है, 300 रुपए का, और प्लस मान लो 15 रुपए जीएसटी है, 315 रुपए हमें देने हैं। सपोज करो आपको इतना पता है भाई इस पिज़्ज़ा वाले को 315 देने हैं और काम खत्म हो जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे ही आप उठ के जाने लगे, पिज़्ज़ा हट वाले ने बोला रुको भाई रुको, 5 बजने वाला, आपको टेंशन है, घर पहुंचना है यार, घर पे पिटेंगे अगर लेट हो गए तो। आप बेबी कहते बेबी जल्दी चलो प्लीज, मम्मी मारेगी बहुत, चलो निकल लेते हैं। आपने कहा बेबी टेंशन मत लो, पैसे हैं अपने पास। आपने उसको 315 रुपए दिए। सपोज करो
अब सपोज करो, इमेजिन करो आपकी हवाइयां उड़ेंगे, इमेजिन करो पिज्जा हट वाला आपको बोलता है कि सर आप प्लीज मुझे 300 रुपए ही दे दीजिए, ये 15 रुपए आप जीएसटी के नाम के ना गवर्नमेंट को ही जमा करवा दीजिए। आप यहां से गवर्नमेंट ऑफिस चले जाइए और वहां पर जाकर ये 15 रुपए जमा करवा दीजिए। आपने बोला भाई तू 15 के 30 ले ले, मुझे जाने दे। उसने बोला सर मैं नहीं ले सकता, दिस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज के अंदर है। रिवर्स चार्ज में जो रेसिपिएंट होता ना, दैट पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये 15 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे सरकार को। आपने बोला अगर मैंने नहीं दिए तो? बोले सरकार आपके घर आ जाएगी, आपके पापा को सारा पता लग जाएगा। आपने बोला लेकिन अगर मैं सरकार के पास देने गया तब भी पता लग जाएगा, मैं तो लेट हो जाऊंगा घर पे। आपके आंखों से आंसू। बेबी एक ही बात कहेगी, बेबी मैं चलूं प्लीज, बेबी तुम मैनेज कर लोगे, बेबी तुम हैंडल कर लोगे, बताओ बेबी प्लीज क्या तुम हैंडल कर लोगे? आप बोलोगे अबे हैंडल से मारेंगे मेरे माँ बाप, कहाँ हैंडल, तू मत जा बेबी प्लीज। तुम्हें बेबी नहीं, बेबी देखो मेरे को जाना पड़ेगा। आपने बोला मुझसे प्यार नहीं करती, बोले बाढ़ में गया बेबी तेरा प्यार, और तू भी, तू निकल यहाँ से, मैं तो निकली। उसने बोला भाई साहब मैं तो रेसिपिएंट नहीं हूँ, आधे से ज्यादा यही पिज्जा खा गया है। आप सोचो यार, सोचो ऐसा हो जाए अगर, तो भाई साहब इस रेसिपिएंट की तो जान निकलने को हो जाएगी, इस रेसिपिएंट की तो जान निकलने को हो जाएगी भाई साहब, इस रेसिपिएंट की तो जान निकलने को हो जाएगी। सोचो आप मूवी देखने गए, मूवी से बाहर निकले और वो बोले जो जीएसटी था वो सरकार को जमा करवा देना। आपने बोला घर जाना है, बोले ना ना सरकार को जमा करवा देना, रेसिपिएंट तू है। सोचो ऐसी सिचुएशन में सोचो क्या हालत होगी। मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या रिवर्स चार्ज नॉर्मल केसेस होते हैं? क्या रिवर्स चार्ज किसी पे भी सरकार लगाती रहती होगी जब मन किया? या रिवर्स चार्ज बहुत ही स्पेसिफिक बातें होंगी, बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन होती भाई। ये बेस है, बेबी का बेस वाला नहीं, बेस ये कंसेप्ट का बेस है। अगर आपको समझ में आ गया आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी के अंदर भूलोगे। थोड़ा सा मैं स्लो हो गया आज पढ़ाने में, मतलब मुझे रिवर्स रिवीजन की तरह करवाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्लो जरूर हूं, लेकिन आपके भले के लिए हूं, डोंट वरी। आप मुझे बताओ यार, ये मुझे बताओ फटाफट, आपको क्या लगता है रिवर्स चार्ज नॉर्मल केसेस में होता होगा या स्पेसिफिक? सर बिल्कुल स्पेसिफिक केसेस में होता होगा, बिल्कुल। रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 98 में लिखी। मैंने कहा था मैं आपको सेक्शन 2 की डेफिनेशन करवाऊंगा, सेक्शन 2 की पहली डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं, सेक्शन 2 क्लोज 98। सेक्शन 2 क्लोज 98 जहां लिखा है रिवर्स चार्ज का मतलब मींस, वो कह रहा है लाइबिलिटी टू पे टैक्स जो है ना, रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है वो रेसिपिएंट पर होती है इंस्टेड ऑफ सप्लायर। जिन वर्ड को मैंने बॉक्स में डाला ना सर, जिन वर्ड को मैंने बॉक्स में डाला, आप यही पढ़ लोगे तो बहुत है, यही पढ़ लोगे तो बहुत है। रिवर्स चार्ज का मतलब लाइबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो रेसिपिएंट की है इंस्टेड ऑफ सप्लायर। सप्लायर की जगह जो लाइबिलिटी है वो रेसिपिएंट की है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। सर 9(3) में ना सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन रेसिपिएंट जो है ना वो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन ये हर गुड्स के ऊपर नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर ही लगता है, जहां पर टैक्स जो है वो रेसिपिएंट को पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिवर्स चार्ज है ना सर, वो हर गुड्स के ऊपर सप्लाई पे नहीं लगता, वो नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई पे लगता है। मतलब जिन जिन गुड्स का नाम उन्होंने नोटिफाई किया ना उन्हीं गुड्स की सप्लाई पे लगेगा, या जिन जिन सर्विसेज का नाम नोटिफाई किया ना उन्हीं सर्विसेज पे लगेगा। और सर मैं बताऊं, जो गुड्स है ना, गुड्स नोटिफिकेशन नंबर है सर 4/2017, एक नोटिफिकेशन नंबर है 4/2017, और इसमें कुछ गुड्स के नाम दिए हुए हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। और नोटिफाइड सर्विसेज के लिए एक नोटिफिकेशन नंबर है सर 13/2017, जिनमें नोटिफिकेशन नंबर दिए हुए हैं, मतलब कुछ सर्विसेज के नाम दिए हुए हैं जिनके अंदर ना रिवर्स चार्ज लगता है। 9(4) की बात करूं तो 9(4) भी ऐसा ही है, बस 9(4) में ना कुछ थोड़ा सा 9(4) कर दूं, थोड़ा 9(4) डीपली ले लूं, बोलो 9(4) थोड़ा डीपली ले लूं, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। देखो 9(4) पहले किसी जमाने में बहुत खतरनाक सेक्शन था। पहली बार जब 9(4) आया ना तो लोगों के होश उड़ गए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, अगर उसके अंदर कोई सबसे टेक्निकल प्रोविजन था ना तो उसका नाम था 9(4). 9(4) रिवर्स चार्ज का सेक्शन है, उस टाइम भी रिवर्स चार्ज का था, आज भी रिवर्स चार्ज है, लेकिन 9(4) में बड़े बदलाव आए हैं, बताऊंगा, सुनो। 9(4) में पता क्या हुआ? 9(4) में इन्होंने ये लिख दिया कि अगर मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए सप्लायर, और अगर उससे कोई बंदा सप्लाई लेता है, वो सप्लाई करता है मतलब किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को, मतलब कर्रा रजिस्टर्ड को है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी आएगा ना वो इसी को देना पड़ेगा, सरकार को, गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को सप्लाई करता है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, उसके ऊपर नोटिफाइड भी नहीं लिखा, कोई भी सप्लाई हो, उसके ऊपर जो सप्लाई है ना वो जीएसटी जो है ना गवर्नमेंट को रेसिपिएंट को देना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल बात है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, ये बड़ी मुश्किल बात है। सपोज करो मैं हूं, मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, कोई बात नहीं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं एक ऑटो में जाता हूं किसी दूसरी जगह, ऑटो वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, बिल आया 365 रुपए, मैंने उसे 365 रुपए दिए और जैसे मैं ऑटो से उतरने लगा, ऑटो वाला कहता है भाई साहब इस 365 के ऊपर जीएसटी आप सरकार को जमा करवा देना। मैंने कहा मैं क्यों करवाऊंगा, तू करवाएगा? बोला नहीं सर, ये 94 में आ गया, मैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं और मैं आपको सामान सर्विसेज दे रहा हूं, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार अजीब मुसीबत है, मैं अपने जीएसटी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसके जीएसटी को भी हैंडल करूं, हद है यार, हद है यार। मैं मन में सोचते हुए जा रहा हूं। मैं ऑटो से उतरने के बाद, एक्चुअली मैं क्लास में जा रहा था, सपोज मैंने ऑटो का एग्जांपल जानबूझ के लिए, उतरने के बाद मैंने एक शॉप देखी, मैंने कहा भाई साहब यार एक रजिस्टर देना यार, ऐसी छोटी मोटी स्टेशनरी शॉप थी, उसने मुझे एक 50 रुपए का रजिस्टर दिया। मैंने कहा थैंक्स यार, कितने रुपए? बोला 50, मैंने दिए। बोला सर 50 तो आपने मुझे दे दिए, लेकिन इसके ऊपर जो जीएसटी है वो आप सरकार को देना। मैं कहा मैं इसके ऊपर जीएसटी क्यों दूंगा? बोले सर देखिए मैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं और आप एक रजिस्टर्ड है, तो ये आ गया 94 के अंदर। मैं कहा यार हद हो गई यार। गर्मियों के दिन थे, मैंने कहा चल यार एक गिलास जूस पी लेता हूं। एक रेडी वाला बंदा था सर, जूस बना रहा था, मैंने कहा यार इसी से पी लेता हूं, कहाँ दुकान ढूंढूंगा। मैंने कहा यार एक जूस बनाना, उसने एक जूस बनाया। बोला सर जूस तो आप पी लो लेकिन इसके ऊपर जीएसटी आप सरकार को देना। मैंने कहा हद है यार, एक गिलास जूस पिया है 50 रुपए का, इसके ऊपर जीएसटी मैं दूंगा क्या? बोला नहीं सर देखो जीएसटी तो आप ही को देना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं और आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, तो जीएसटी देना पड़ेगा। 94 ऐसा था सर, 94 कुछ ऐसा था कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने सप्लाई ली तो इसके अंदर रजिस्टर्ड सप्लायर जो रेसिपिएंट होगा उसको सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले लोगों ने क्या शोर मचाया, लोग बोले पागल हो गई सरकार, ये कैसे सरकार है, सरकार पागल है क्या? बोले कैसे? सरकार आपने ये कहा था कि अगर टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगी तभी जीएसटी आएगा। बोले सरकार ने बोला हमें कहा था। बोले आपने तो हर केस में जीएसटी ले आए। बोले कैसे? बोले अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है वो सप्लाई करेगा तो भी जीएसटी ले लिया आपने, और अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उससे उसकी सप्लाई पर आपने रेसिपिएंट से जीएसटी ले लिया। अब अगर 20 लाख से ऊपर है तो आप सप्लायर से जीएसटी ले लोगे, और 20 लाख से कम है तो आप 94 बोल दोगे और रेसिपिएंट से जीएसटी ले लोगे। तो आपने जीएसटी में टर्नओवर वाली बेस एग्जम्पशन दी कहां? भाई सोचने वाली बात है। अगर बंदा कोई रजिस्टर्ड है तो 94 में नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से सप्लाई कर रहा है जीएसटी ले लेगा, गवर्नमेंट को पहुंच जाएगा। और अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है तो बोलेंगे 94 है, इसमें रेसिपिएंट से ले लो जीएसटी। अबे भाई जीएसटी तो आपने हर केस में ले लिया। सरकार ने बोला यार तो हमने सोचा ही नहीं कि ये हमने क्या कर दिया। बोले सरकार आप कुछ सोच के भी क्या करो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार को समझ में आ गया कि सेक्शन गलत बन गया, सरकार को समझ में आ गया सेक्शन गलत बन गया। सरकार ने इस सेक्शन को 2019 में इनऑपरेटिव कर दिया, मतलब 2017 में ही इनऑपरेटिव कर दिया कि अब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, हम इस सेक्शन को रोक रहे हैं। लेकिन सितंबर 2019 के आसपास इस सेक्शन को दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, दोबारा लाया गया, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, और फिर वो सेक्शन जो है अभी भी चल रहा है। अब 94 कैसा है? सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, आज भी वही है। जो वो है रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, स्पेसिफाइड क्लास का बंदा होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफाइड रजिस्टर। कौन आएगा नाम बताएंगे। आज के दिन इसमें एक बंदा आता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब है वो जो नहीं होते बिल्डर्स जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको प्रमोटर भी कहते हैं, वो लोग आते हैं इसके अंदर, वो लोग आते हैं। और इसमें इन्होंने लिख दिया कि सप्लाई हर गुड्स की नहीं, सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज की, सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज की होगा, जिसके अंदर रेसिपिएंट को जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लो जी 94 में बदलाव आ गए हैं। किसी जमाने में तो बड़ा अजीब सा था, लेकिन आज हर तरह की गुड्स नहीं है, ओनली नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज को ही इसके अंदर शामिल किया गया है। गाइस प्लीज टेल मी यस गाइस प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर बताओ हुआ है नहीं हुआ? हालांकि रजिस्टर्ड स्टूडेंट कम आते हैं इसमें क्योंकि उनको लगता है हमने पढ़ रखा है, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूं, हर बच्चे को बोलता हूं, सब आया करो यार, रिवीजन मैं ही करवा रहा हूं आप लोगों को। और मैं जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा आज तक, मैं कहता हूं वो बच्चे भी बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने मुझसे आज तक कभी नहीं पढ़ा ना, फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हो, या मतलब आपने मेरी क्लासेस नहीं भी ली है, कोई इशू नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल ये सोच के पढ़ा रहा हूं मेरे सामने वाले बच्चे को रिवीजन करनी है और उसे कुछ नहीं आता है और उसे 100 में से 100 नंबर दिलवा के ही छोड़ने हैं। बस आप ये समझ के चलो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, एंड 100% यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। आपको डेफिनेटली मस्त मार्क्स मिलने वाले हैं और मैं बता रहा हूं मजा आने वाला है सर, मजा आने वाला है। हाँ जी, तो लेवी एंड कलेक्शन में मैंने आपको 91, 92, 93, 94 करवा दिया। 95 बचा हुआ है, 95 बचा हुआ है। पर पहले मुझे बताओ 91, 92, 93, 94 क्लियर और नॉट क्लियर। एक बार मैं आपको वो दिखा दूं वापस 95 शुरू करने से पहले। वो टेबल कहाँ है? यस सर, जरा जल्दी जल्दी मुझे बता दो जल्दी जल्दी बता दो मुझे फटाफट कि 91 और 92, 93, 94 में क्या क्या लिखा हुआ है। 94 तक बताना। 94 सर, 94 में तो लिखा, 91 में तो लिखा था सर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। एक टैक्स लगाया जाएगा, नाम CGST होगा, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई पे लगेगा, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की चाहे बोथ की। लीकर की सप्लाई को छोड़कर वैल्यू 15 वाली ले लेंगे, रेट मैक्सिमम 20% नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट ले लेंगे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ले लेंगे और कलेक्ट किया जाएगा इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड पेड किया जाएगा बाय द टैक्सेबल पर्सन। सर 91 तो मुझे पूरा याद है। अच्छा 92 बता सर। 92 में लिखा था कि 5 आइटम के ऊपर जो GST है वो फ्यूचर में आएगा और वो फ्यूचर में रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल के आएगा जो डेट फिक्स करेगी। और वो 5 आइटम थी क्रूड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। और वाह 93 क्या सर? 93 में ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। उस केस में सप्लाई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई दिक्कत नहीं, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई दिक्कत नहीं। और नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। नोटिफाइड गुड्स का नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 है और सर्विसेज का 13/2017 है। अच्छा 94 में क्या लिखा सर? 94 में लिखा था जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रिवर्स चार्ज ही लगेगा रेसिपिएंट के ऊपर, लेकिन रेसिपिएंट स्पेशल क्लास वाला बंदा होना चाहिए जिसको अलाउ किया गया। वो अभी तक तो प्रमोटर ही है सर, और इसके अंदर भी नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर ही रिवर्स चार्ज के अंदर GST लगेगा। तो गाइस मैं आपको याद दिलवाऊं, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू CGST एक्ट। हमने एक चैप्टर ने यहाँ स्टार्ट किया था जिसके अंदर एक ही सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 9, ठीक है ना। 9 हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब काफी कुछ कर लिया है, बस एक सेक्शन बचा हुआ है 9 का, सब सेक्शन 5। चलिए कर दें फिर शुरू। बोलो। अब मोटिवेशनल रख रहा हूँ, मोटिवेशनल मतलब गाने सुना करो वो वाले जो मोटिवेशन करते हैं एकदम से ना, मतलब अपने आप को हीरो फील किया करो। हीरो मतलब चाहे हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। मतलब मन में गाते रह करो, साडी जिंदगी तो ठा बल्लिए, साडे उत्ते चलदे केसां दे मिलदे नी गवा बल्लिए, साडी जिंदगी ठा बल्लिए, सानू ऐरे गहरे दी नी परवाह बल्लिए। ऐसे गाने सुना करो यार, हमें ऐसी तैसी औरों की परवाह नहीं है, हमें लाइफ में अपनी चलते हम तो। चलो आ जाओ फटाफट मैं ऐसे ही, मतलब मैं भी ऐसे खुश हो लेता हूँ, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अब मतलब ज्यादा हो गया। एनीवेज गाइस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेक्शन 9(5). सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 9(5) समझाऊंगा कि 9(5) क्या है, ठीक है। 9(5) क्लियर करूंगा पूरे अच्छे से, समझाऊंगा अच्छे से 9(5) क्या है। बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान से। 9(5) जब खत्म हो जाएगा ना, जब 9(5) खत्म हो तब मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। एक सेक्शन बचा है बस खाली वो। अब आ जाओ मेरे साथ, अगर आपको 9(5) समझना है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं 9(5), ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। चलो आपको कहानी सुनाता हूं एक, ठीक है। टेन 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 टेन। ये कौन है? ये है ये दोनों ये 2 लोग हैं जी, 2 लोग, समझते ना, 2 लोग। ये है एक कपल 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 कपल। प्लीज अलर्ट, हेडफोन हेडफोन हेडफोन। अपने घर वालों को भगा दो, अकेले देखना है, अकेले 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 वीडियो अकेले देखनी है, ठीक है। सबको भगा दो। तो ये एक कपल है और ये ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा होटल। आहा, ये ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा होटल जहां ये बैठ के आपस में पढ़ाई की बातें कर सकें जहां ये पढ़ाई के कोर्स को डिस्कस कर सकें कि CMA में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। इसके लिए इनके पास एक ऐप है जिसका नाम है ओए 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 ओए। अच्छा, इनके पास एक ऐप है जिसका नाम है ओयो, ठीक है। तो एक ऐप इन्होंने ढूंढ लिया है सर, और ये कपल है, ये ढूंढ रहा है पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए
अब सुन लो यार, सुन लो सुन लो, अब बस शुरू हो जाओगे हंसना, मुझे पता है, मानोगे तो हो नहीं। इन दोनों ने क्या किया, एक ओयो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लिया और ओयो पे इन्होंने एक होटल देखा। एक कोई होटल होगा यहाँ पे, ओयो वाले ने दिखाया बड़े सारे होटल, भाई देखो ये वाला होटल तुम्हारे आसपास है। बोले ये वाला नहीं, थोड़ा दूर वाला दिखाओ। ठीक है, तो इनको एक ओयो होटल मिल गया, तो इन्होंने पेमेंट कर दी जी ओयो वालों को। ओयो वालों को पेमेंट कर दी। ओयो ने बोला जी इसका जो रूम रेंट है ना वो है जी 2000 रुपये, ठीक है, और साथ में लगेगा जीएसटी। मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो जीएसटी ले लिया जी 18 × 2360 रुपये, टोटल हो गया 2360 रुपये। अब देखो, ये देखो सारे के सारे, हे भगवान, बहुत बहुत अच्छे हैं आप सर। सर आज घर पर कोई नहीं है, फुल वॉल्यूम में क्लास देखूंगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब देखो क्लास की शुरुआत देखो यार कितनी धमाकेदार हुई है, कितनी मस्त वाली हुई है। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट बच्चों का, आए हाय, आज मजाल है भी क्लास छोड़ दे। आज बोले यहीं बैठे हैं सर, आज तो पूरी क्लास दिखाओ। ठीक है, तो इन्होंने 2360 रुपये में ओयो बुक कर लिया और इस ओयो वाले ने ये जो ऑर्डर आया ना, ये इस होटल को सेंड कर दिया और बोल दिया कि 2 नन्हे मुन्ने कपल आएंगे 18 साल से ऊपर वाले, इनको होटल दे देना भाई, इनके पैसे वैसे आ चुके हैं। और ओयो वाले ने एड्रेस दे दिया और ये कपल पहुंच गया फिर यहाँ पर, ये कपल पहुंच गया यहाँ पे पहुंच गया और इनको ये होटल वाले ने सर्विस दे दी। ठीक है, अब क्वेश्चन, अच्छा ओयो वाले ने क्या कहा, ये पैसे होटल वाले को दे दिए होंगे, ऑफ कोर्स अपना कमीशन काट के, बाकी पैसे होटल वाले को दे दिए होंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में सप्लायर कौन है? सप्लायर का मतलब जो होटल की, अच्छा पहले तो ये सर्विस कौन सी है सर? ये सर्विसेज होटल की सर्विस है, हम लिख देते हैं होटल वाली सर्विस है। ठीक है ना, होटल वाली सर्विस है, तो सर्विस सप्लायर होटल है, सप्लायर जो है वो होटल वाला है, लिख लो सप्लायर होटल वाला है, सप्लायर जो है वो होटल वाला है। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कपल है, रेसिपिएंट कपल है। ओयो कौन है? ओयो एक मीडिएटर है। ओयो तो मैं बोलूंगा एक ऐप है, एक इको है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं ऐसे बंदे को, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है ना, ओयो को ऐप कह लो आप, ई कॉमर्स ऑपरेटर कह लो, मीडिएटर कह लो, नाम कोई मर्जी दे लो भाई, ये बीच का बंदा है जो मतलब आपके ओयो आपको होटल ढूंढने में आपके हेल्प करता है, दैट इज ओयो, दैट इज ओयो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है कि ये जो सर्विस दी गई ना, इसके ऊपर जो 360 रुपए का जीएसटी है, ये सरकार का है, ये सबको पता है कि जीएसटी सरकार का होता है। बस प्रश्न सिर्फ ये है कि ये जीएसटी सरकार तक पहुंचाएगा कौन? ये जीएसटी सरकार को दे के आने की ड्यूटी किसकी है? क्या ये सप्लायर की है? क्या ये रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में देगा या ये ओयो देगा? फिर ओयो कौन है? ओयो ना सप्लायर है ना रेसिपिएंट है, तो ओयो कैसे देगा? बस ये हमारे पास क्वेश्चन है सर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बस ये वाला मेन पॉइंट है, ये वाला मेन पॉइंट है कि ये जो है जीएसटी जो है ना, मतलब सर इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है, जीएसटी सरकार को कौन देगा? सरकार को कौन देगा? ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही इसका आंसर निकलेगा। जो आंसर आएगा कि जीएसटी सरकार को कौन देगा? सप्लायर देगा एक, यानी कि होटल वाला देगा, या ओयो देगा दो, या रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में देगा। अच्छा सर आप ये कह सकते हो सर एक बात तो हमें श्योर है, रेसिपिएंट तो नहीं देगा। क्यों? रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में तब देता है जब 9(3) और 9(4) होता है, ये सेक्शन 9(5) है। रिवर्स चार्ज के तो आपने 2 ही सेक्शन बताए थे लास्ट क्लास में, 9(3) और 9(4), तो रेसिपिएंट तो नहीं देगा। पता नहीं कौन देगा सर, पता नहीं, भगवान जाने कौन देगा। तो द आंसर इज ओयो देगा सर, ओयो देगा। इन दिस केस इको इज लाइबल टू पे जीएसटी, इको इज लाइबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। इको लाइबल है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए, इको लाइबल है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए। सर एक्चुअली 9(5) में क्या है, अब मैं समझाऊंगा आपको 9(5) में क्या है। अब बड़े ध्यान सुना भाई, अब 9(5) में क्या है वो सुन लो। 9(5) में ऐसी 4 सर्विसेज के नाम लिखे गए हैं। बोलो कितनी सर्विसेज? 4। 9(5) में ऐसी 4 सर्विसेज के नाम लिखे गए। किसके लिखे गए हैं सर? 4 गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज और बोथ, ना 4 सर्विसेज, ओनली सर्विसेज। 9(5) में सिर्फ सर्विसेज आती हैं, गुड्स नहीं आती। 9(5) में ऐसी 4 सर्विसेज के नाम लिखे गए हैं। अगर वो इको के थ्रू दी गई, अगर वो 4 सर्विसेज इको के थ्रू दी गई, यानी कि वो ऐप के थ्रू दी गई, बीच वाले ऐप के थ्रू, तो उनके ऊपर जो जीएसटी है ना, वो सप्लायर नहीं देगा, रेसिपिएंट नहीं देगा, इको देगा। आमतौर पर टैक्स कौन देता है? सप्लायर। आमतौर पे जनरली टैक्स कौन देता है? सप्लायर देता है। रिवर्स चार्ज में कौन देता है? रेसिपिएंट देता है। लेकिन सिर्फ 9(5) एक ऐसा केस है जहां एक्चुअली में ना सप्लायर दे रहा है ना रेसिपिएंट दे रहा है, एक नया ही बंदा दे रहा है, इको नाम का बंदा, इको बंदा। लेकिन वो कह रहा है मैं सिर्फ 4 सर्विसेज में दूंगा, अगर मेरे थ्रू दी गई है तो, अगर मेरे थ्रू दी गई है तो
तो मैं 4 केसेस में दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, बस बात खत्म हो गई। तो 4 ही सर्विसेज हैं और वो भी अगर इको के थ्रू दी जाएंगी और उनमें भी कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन भी पूरी की जाएंगी तो ही इको टैक्स देगा, वरना इको टैक्स नहीं देगा। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, पहले बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? मैं पढ़ा दूंगा पूरा पढ़ा दूंगा सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको पता है किसी जमाने में ना जीएसटी आने से पहले इस ओयो को एग्रीगेटर भी कहते थे। एग्रीगेटर पता क्यों कहते थे? क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जहां पर सारे रेसिपिएंट भी इकट्ठे हो गए और सारे सप्लायर भी इकट्ठे होते हैं, ये सबको एग्रीगेट कर लेता है, सबको इकट्ठा कर लेता है। किसी जमाने में इसे एग्रीगेटर कहते थे, आजकल इसको इको कहते हैं। इको का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, इको का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हो गया डन, यहां तक हो गया डन। मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा अब। द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council, सुन लो, the government may on the recommendation of the council by notification specify category of services। लो जी, गवर्नमेंट ना नोटिफिकेशन के थ्रू सर्विसेज को स्पेसिफाई कर सकती है, और मैं बताऊं कर चुकी है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, और आज के दिन 4 सर्विसेज को नोटिफाई कर चुकी है। 4। हमने कहा जी क्या होगा इन 4 सर्विसेज में? बोले इन 4 सर्विसेज को अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की गई है, ऑफ कोर्स यार इंट्रा इसलिए बोला, हम सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, वहां तो इंट्रा ही आएगा ना। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की गई है तो इसमें जो टैक्स आएगा ना, टैक्स वो जो पे करेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। लो जी लो जी लो जी, क्लियर कर दी बात, क्लियर कर दी बात कि अगर गवर्नमेंट ने 4 सर्विसेज को नोटिफाई किया है, उन 4 सर्विसेज में जो टैक्स होगा ना वो इको पे करेगा, अगर वो सर्विसेज इको के थ्रू दी गई है तो। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, और एंड लिखने हैं ना, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट की जितनी भी प्रोविजन है ना, जैसे वो किसी सप्लायर पे लगती है ना, वैसे इस इको पे लगेंगी। मानो इको ही सप्लायर बन जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब? बोले इसका मतलब जैसे सप्लायर जो होता है उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, इको को भी करवानी पड़ेगी। जैसे सप्लायर को रिटर्न भरनी पड़ती है, इको को भी भरनी पड़ेगी। जैसे सप्लायर को बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, इको को भी करने पड़ेंगे। ये मानो इन 4 केसेस में हम इको को डीम्ड सप्लायर मान लेंगे, सप्लायर जैसा ही मान लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। पर इन्होंने बाद में लिखा कि अगर इको ये कहे कि मेरा तो कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है ही नहीं। मान लो इको कौन होता है? ऐप तो इंडिया के बाहर वाले भी हैं भाई। अगर आप ऊबर में ट्रैवल करते हैं, ओला में ट्रैवल करते हैं, ये तो इंडिया के बाहर के ऐप है, इनका इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। ये कहते हैं हमारा कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो इनका जीएसटी कहता है कि आपको जो बंदा रिप्रेजेंटिंग करेगा ना, जो आपका कोई रिप्रेजेंटेटर होगा यहां पे इंडिया में, हम उससे ले लेंगे टैक्स। और मान लो इको ये कहे कि ना तो हमारा कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है और ना ही कोई हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, तब क्या करोगे आप? तो गवर्नमेंट कहती है अबे ओ इको सुन ले बात, अगर तेरा फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है और ना ही कोई तेरा रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, तो तेरे को एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना ही पड़ेगा, जिससे हम टैक्स ले सकेंगे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो ये तेरी ओला उबर इंडिया में चलनी बंद करवा देंगे। लो जी, प्रैक्टिकली बोलूं भाई साहब, सच बोलूं, सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। सच बोलूं, सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। सेक्शन में 3 बातें लिखी हैं। पहली बात, अगर 4 नोटिफाइड सर्विसेज इको के थ्रू दी जा रही है तो उनमें इको टैक्स पे करेगा और इको को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा। दूसरी बात, अगर इको का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे करेगा। अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेटिव दोनों नहीं है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लो जी लो जी लो जी, मैंने तो बता दिया भाई 9(5) में क्या क्या आता है। 9(5) में क्या क्या आता है आपके सामने सेक्शन लिखा हुआ पूरा का पूरा। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे ये समझ आ गया। अब देखो मेरी बात, 9(5) का एनालिसिस बताओ, कितनी सर्विसेज हैं जिनको इको के थ्रू देने पर 9(5) लगता है? जल्दी बोलो जल्दी, कितनी सर्विसेज है जिनको इको के थ्रू देने पर 9(5) लगता है? सर 4। बोलो कितनी? 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो कितनी बोतल कितनी सर्विसेज बोलो फटाफट? सर 4। ठीक है, अगर ये इको के थ्रू दी गई है तो इनमें जीएसटी कौन पे करेगा? सर इको पे करेगा, इको पे करेगा। बल्ले ओ बल्ले। अगर इनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं हुआ तो इनका रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा। इनका फिजिकल प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेटिव दोनों ना हुआ तो सर इनको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या बात है यार, क्या बात, तुम लोग छा गए यार, तुम लोग छा गए यार, छा गए सर, छा गए। मतलब तुम लोग हद मचा दी यार, हद मचा दी तुम लोगों ने। कमाल है यार, तुम इंटेलिजेंट इतने हो ना, मैं क्या बताऊं। तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है यार तुम लोगों को पढ़ा के। अच्छा अब बच्चों के पास अगला क्वेश्चन, सर वो 4 नोटिफाइड सर्विसेज के नाम बता दो
क्योंकि 95 तो उन्हीं केस में लगाना और किसी में लगाना नहीं है। तो उन 4 नोटिफाइड सर्विस के नाम बताओ। बोलो, क्या आप लोग 4 नोटिफाइड सर्विसेज के नाम सुनने को तैयार हैं? बोलो यस प्लीज टेल मी, क्या आप 4 नोटिफाइड सर्विसेज के नाम सुनने को तैयार हैं? मैं तो कब से हूं रेडी तैयार। यस गाइस, चलिए आइए मैं आपको उन 4 नोटिफाइड सर्विसेज के नाम सुनाने वाला हूं एक एक करके। नंबर वन है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। पहले समझ लो यहां लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। पैसेंजर समझते हो? यात्री, माल नहीं। माल जो होता है वो गुड्स होता है, माल जो वर्ड होता है वो गुड्स होता है, माल गाड़ी होती है। हालांकि आपने कई बार ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में देख के बोलोगा वाओ क्या माल जा रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा मत बोलना, गंदी बात। यहां पैसेंजर का मतलब है यात्रीगण, मतलब पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, चाहे वो रेडियो टैक्सी है, चाहे वो कोई मोटर कैब है, चाहे वो कोई मैक्सी कैब है, चाहे वो मोटरसाइकिल है। भाई साहब मोटरसाइकिल, हाँ आजकल ना ऊबर पे मोटरसाइकिल भी आती है, ओमनी बस है, एनी अदर मोटर व्हीकल है। भाई साहब सब कवर कर दिए इसने, सब कवर कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में सब कवर कर दिए। रेडियो टैक्सी कौन सी होती है पता आपको? जिसमें 2 वे जीपीएस लगा होता है, जो आपकी बुकिंग होती है। मोटर कैब हो गया, मैक्सी कैब हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ओमनी बस हो गया, एनी अदर मोटर व्हीकल हो गया। सारे के सारे, अबे सुन लो। यस सर, डायरेक्शन तो सही है आपका, अबे सुन लो। तो ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल है ओला उबर, ठीक है ना। इसमें सप्लायर कौन है? सर सप्लायर है इसके अंदर टैक्सी ड्राइवर। भाई ओला उबर, अब अपना ओयो वाला एग्जांपल याद है? सर वो तो रटा पड़ा है, दिल में छपा पड़ा है। आप बताओ, उस ओयो की जगह लिख लो आप ओला उबर, लिख लिया। तो सप्लायर में होटल की जगह क्या आएगा? टैक्सी। और रेसिपिएंट कौन है? इस बार कपल नहीं हो सकता, आप अकेले भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्सी ड्राइवर चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कस्टमर है। और इको कौन है? ओला उबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हु इज लाइबल टू पे टैक्स? सर 4 नोटिफाइड सर्विसेज अगर इको के थ्रू दी गई है तो इको पे करेगा। भाई साहब इको पे करेगा, यस गाइस, इको पे करेगा। मतलब ओला उबर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, ना ड्राइवर पे करेगा ना कस्टमर पे करेगा। ओला उबर पे करेगा, ना ड्राइवर ना कस्टमर। आई होप इट इज क्लियर। देखो बड़े अच्छी बात है, एक बच्चे ने लिखा रैपिडो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जो नाम इसमें नहीं है ना और आपको पता है वो आप बताया करो। जैसे ना काली पीली टैक्सी होती है, एक येलो और काली पीली बोलते हैं उसको, है ना, येलो ब्लैक टैक्सी होती है, वो एयरपोर्ट पे मिलती है, वो भी कई बच्चे बताते हैं। मीटर्ड कैब भी इसके अंदर आ जाएगा। जो मीटर कैब होता है ना, मीटर डाउन 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 मीटर डाउन तो मतलब ऐसे सब नाम आप लिखा करो। वेरी गुड। आदित्य जा, रुक जा बेटा, रुक जा भाई, रुक जा, इतनी जल्दी में कहां है, आने दे, टर्न सारी करेंगे राम से यार। नंबर 2, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल। लो जी, आ गया आपका ओयो। होटल, इन का मतलब गेस्ट हाउस टाइप होता है, इटसेट्रा। ये लाइन मत पढ़ना, एक्सेप्ट पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज थ्रू इको इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर अब तो आपने पढ़ दी, आप कह रहे हो पढ़ना मत, तो तुम मत पढ़ना ना, तुम दूसरी वाला पढ़ो। हाँ जी, दूसरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रेड बस। वेरी गुड, रेड बस भी आ जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल आ जाएगा। सर ओयो वाला तो मैंने करवाई दिया आपको। देखो सर, वहां पर अगर आपको याद हो ओयो था और यहां पर होटल था, सप्लायर कौन था? होटल। अब इन्होंने एक चीज यहां पर नई ऐड कर दी कि होटल जो है ना वो अनरजिस्टर्ड होगा अगर, तो ही ओयो जीएसटी पे करेगा। हमने कहा जी अगर होटल रजिस्टर्ड हो तो, अगर होटल खुद 20 लाख से ऊपर वाला हो, होटल की खुद की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और वो रजिस्टर्ड है, तो बोले फिर सप्लायर पे करेगा, 95 नहीं लगेगा। 95 सिर्फ तभी लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा। और ये वाली बात होटल में है, ऊपर वाले केस में नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के नीचे मैंने स्पेशल लिख दिया, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो 95 ही लगेगा। भाई जो पहला केस था ना ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर वाला, वहां कोई जरूरी नहीं है कि सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन नीचे वाले केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर 95 नहीं लगता, फिर सप्लायर नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करेगा। क्लियर होगा पॉइंट? सर एक बात बताओ, बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, छोड़ो ना सर, ओयो के अंदर जो होटल आते हैं ना वो कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? छोटे छोटे गली मोहल्ले में खुले होते हैं ओयो, वहां। अरे मैंने ओयो तो एग्जांपल ली है, ओयो की जगह आप एमएमटी भी ले सकते हो। एमएमटी का मतलब हो गया मेक माई ट्रिप। भाई ओयो की जगह आप एमएमटी ले लो, मेक माई ट्रिप। भाई मेक माई ट्रिप पे तो रमादा होटल भी बुक हो जाता है जो कि 4 स्टार है, क्राउनी प्लाजा भी बुक हो जाए जो कि 5 स्टार है। तो भाई मान लो एक मेक माई ट्रिप का ऐप है
और मैंने उससे एक रमादा होटल बुक किया है। रमादा एक 4 स्टार होटल है और मैं एक कस्टमर हूं, मैं तो अकेला ही हूं भाई, मैं तो ऐसे ही बस थोड़ा सा अपनी बुक्स वगैरह पढ़ने गया हूं, मैं अकेला ही जा रहा हूं, मेरे पे मत वार करना अब तुम लोग, अरे सर ठीक है। तो रमादा जो है वो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड होटल है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हालांकि मैंने एमएमटी से बुक किया है। सर इस केस में सेक्शन 95 नहीं लगेगा। सेक्शन 95 तब लगेगा जब जो होटल है वो अनरजिस्टर्ड हो तो ही लगेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो नहीं लगेगा। और यही वाली बात इन्होंने यहां लिखी हुई है, एक्सेप्ट पर्सन मतलब होटल, पर्सन मतलब होटल प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज थ्रू इको इफ इट इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर जो होटल इको के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, अगर वो खुद लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका मतलब अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और वो खुद लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, मतलब वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में ना जो 95 है वो नहीं लगेगा, 95 नहीं लगेगा, ओनली नॉर्मल टैक्स लगेगा, नॉर्मल सेक्शन 91 लग जाएगा, 91। नॉर्मल सप्लायर विल बी लाइबल टू पे जीएसटी। भाई प्लीज टेल मी सेकंड पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। तीसरा केस, सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग की सर्विसेज जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिंग। आपको पता है एक कंपनी है अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप था पहले इसका नाम, लेकिन आजकल इसे अर्बन कंपनी कहते हैं। अगर आपको कोई प्लम्बर चाहिए ना तो आपको अर्बन कंपनी से मिल जाएगा, अगर आपको कोई कारपेंटर चाहिए तो मिल जाएगा, अगर आपको कोई कार वॉशर चाहिए, कार वॉश करने वाला मिल जाएगा, अगर आपको सैलून वाला चाहिए, हेयर कटिंग वाला, तो वो भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई घर में सैनिटाइज करने वाला चाहिए अगर कोरोना के टाइम में तो वो भी मिल जाएगा। मतलब आज अर्बन कंपनी की तरफ से काफ़ी एसी रिपेयर वाला चाहिए, एसी सर्विस वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैप कह लो, उसे आपने, वो ऐप है और उसके थ्रू आपने किसी सप्लायर को बुलाया, प्लम्बर को, कारपेंटर को, तो उस केस में जो जीएसटी है वो अर्बन क्लैप देगा, मतलब 95 लगेगा। लेकिन शर्त यहां भी है कि वो जो अर्बन क्लैप से आएगा ना बंदा, जो सप्लायर होगा, मतलब जो एक्चुअल सर्विस दे रहा होगा, वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होटल वाली तरह से, होटल वाली तरह। बस पहला केस ऐसा था जहां ड्राइवर रजिस्टर्ड हो या ना हो 95 ही लगेगा, लेकिन बाकी दोनों केसेस में 95 तब लगेगा जब सप्लायर एक्चुअली में अनरजिस्टर्ड होगा। लो जी, अनरजिस्टर्ड प्लम्बर अगर अपनी सर्विसेज इको के थ्रू देता है कस्टमर को तो इसमें इको टैक्स पे करेगा, अनरजिस्टर्ड प्लम्बर पे नहीं करेगा, कस्टमर पे नहीं करेगा। यस गाइस, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। मैंने कितने केस करवा दिए आपको? सर आपने 3 नोटिफाइड सर्विसेज करवा दी, अब मैं करवाने जा रहा हूं चौथी नोटिफाइड सर्विसेज। फोर्थ, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो आप रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं? हाँ। किसके थ्रू मंगाते हैं? थ्रू इको के थ्रू, यानी कि मैं बताऊं जोमेटो और स्विगी, ये दो नाम तो आपने सुने ही होंगे सबको। यस सर, जोमेटो और स्विगी के थ्रू खाना मंगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रेस्टोरेंट कौन कौन से जहां से आप मंगाते हो? मैं बताऊं, एक तो अपनी रसोई है, हमारे यहाँ तो भाई अपनी रसोई है पास में, वाह जी वाह से भी आ जाता है, वाह जी वाह से भी आ जाता है जोमेटो से, और पंजाबी रसोई से भी आ जाता है, पंजाबी रसोई तो फेमस है, पंजाबी खाने के लिए और नाचने के लिए बड़े फेमस है। दे आर वेरी फूडी एंड दे आर वेरी डांसी, ठीक है ना तो बड़े फेमस है। आप ज़्यादातर देखो ढाबा पंजाबी मिलेगा, पंजाबी ढाबा, ठीक है ना। और पता नहीं आपके यहाँ पे कौन सा ढाबा फेमस है या कौन सा रेस्टोरेंट फेमस है, अब आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा। डोमिनोज भी जोमेटो के थ्रू होता है आजकल, तो मतलब आप रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन ऐप के थ्रू कर रहे हैं, उस रेस्टोरेंट को डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं, आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं। आपके यहाँ पे पता नहीं कौन सा फेमस है भाई, अब तो आप लिखोगे आप, KFC तो सबको ही पता है यार, KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सबको पता है। अनुपम, हाँ भाई अनुपम नाम से फेमस है। ट्रीट फास्ट फूड, देखो कितने बढ़िया बढ़िया है, कितने बढ़िया बढ़िया वाले हैं, देखो देखो देखो। और बताओ। मैं तो जोमेटो से अक्सर मंगाता रहता हूँ यार, अक्सर जोमेटो से मेरा तो मतलब चलता रहता है। हॉट पैन पिज्जा, वाओ। पंजाबी ढाबा, बिल्कुल सही बात है, पंजाबी ढाबा तो बड़ा फेमस है। और बोलो भाई, देखो तो एक जोमेटो है, जोमेटो पता नहीं टमाटो कौन सा है, और शेरे पंजाब, वाह भाई वाह, शेरे पंजाब भी होता है, बिल्कुल सही बात है, शेरे पंजाब। तो इधर एक रेस्टोरेंट है, और चाची, ये कौन सा है? हीरा स्वीट। सर भूख लग जाएगी, भूख तो लगी पड़ी है भाई, क्या करें, भूख तो चीज ऐसी है जो लगी लगाई रहती है। वाओ मोमोज, वाओ, खाओ बार बार, क्या बात है। ट्रीट एंड ईट, अरे वाह। टैनसक, ये क्या होता है? सर OLX या क्यूकर इको नहीं है OLX के थ्रू आप सामान खरीदते हो, बिल्कुल माने जाएंगे इको। समोसे वाला, अरे वाह। खाना खजाना, दादा बाउडी, ओहो, यहां से मंगाना भाई मुझे। तो
अब यहां पर जैसे टैक्सी ड्राइवर वाला केस था ना, ड्राइवर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो 95 लगेगा। रेस्टोरेंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केस में जोमैटो टैक्स देगा, जोमैटो ही जीएसटी पे करेगा, यानी कि सेक्शन 95 एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो यस गाइस, अगर आप जोमैटो के थ्रू किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं तो देखो यहां 95 लगेगा, जीएसटी पे करेगा जोमैटो। क्लियर हो गया? सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन को छोड़ दो, एक बार अदर देन को छोड़ दो, थ्रू इको, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज थ्रू इको। अब चाहे रेस्टोरेंट जो है वो चाहे आपका रजिस्टर्ड हो और चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों केस में इको ही टैक्स पे करेगा, दोनों केस में इको ही टैक्स पे करेगा। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट है, वो नया पॉइंट क्या है वो सुन लो, वो नया पॉइंट क्या है वो क्या सुन लो। कह रही मान लो एक रेस्टोरेंट है और आपने इस रेस्टोरेंट से खाना मंगाया है, ठीक है, और आपने मंगाया जोमैटो के थ्रू है, हाँ सर ठीक है, आप कस्टमर हो, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं एक कस्टमर हूं, मुझे खाना खाना है, लेकिन मेरे को ना अच्छे वाला खाना खाना है, मेरा मूड बहुत बढ़िया वाला खाना खाने का है, तो लेकिन मंगाऊंगा जोमैटो से, घर से बाहर नहीं जा सकता, तो मैं बड़ा आलसी हूँ, आलसी बच्चा हमारी क्लास में है, लेकिन मैं खुद भी बड़ा आलसी हूँ, तो मैं नहीं जाने वाला। तो मैंने ना एक बढ़िया खाना मंगाने के मूड में हूँ, तो एक होटल है दिल्ली के अंदर, एक होटल है जिस होटल का नाम है क्राउनी प्लाजा, क्राउनी प्लाजा, ठीक है। ये होटल जी 5 स्टार है, मैं बता दूं आपको, ये 5 स्टार होटल है, छोटा मोटा होटल नहीं है, ठीक है, ये 5 स्टार होटल है। इसी होटल में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसका नाम है मोज़ैक, मोज़ैक। अगर आप जोमैटो पे सर्च करेंगे ना मोज़ैक मिल भी जाएगा, और देखना एक बार मोज़ैक लिख के, उसमें थाली का क्या रेट है, उसमें सब्जी का क्या रेट है, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा होटल है, ठीक है ना। तो क्राउन प्लाजा में आपकी रूम बुकिंग भी हो सकती है, रूम बुकिंग भी हो सकती है, और क्राउन प्लाजा में आप रेस्टोरेंट भी खा सकते, खाना भी खा सकते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। मोज़ैक नाम का रेस्टोरेंट है। तो अगर मैं जोमैटो पे ऑर्डर करता हूं और वो मोज़ैक से मुझे खाना ला के देते हैं, जोमैटो से ऑर्डर करता हूं और वो, ओहो ये तो वही वाला पॉइंट है ना, सेम टू सेम, नहीं नहीं कहां गया, एक मिनट, हाँ जी यहां नहीं है। अगर मैं जोमैटो से ऑर्डर करता हूं तो लोग कहते हैं वैसे तो जोमैटो ही ऑर्डर देगा, 95 में आएगा, लेकिन अगर रेस्टोरेंट होटल में है और होटल का रूम, कोई भी रूम अगर पर डे के लिए 7500 रुपए से ज्यादा का है, 7500 रुपीज पर डे से ज्यादा का है, मतलब कोई एक रूम भी, चाहे इनका स्वीट रूम हो, मतलब बड़े वाला रूम हो, लग्जरी स्वीट हो, कैसा भी हो, अगर 7500 रुपए से ज्यादा का है तो फिर इस केस में रेस्टोरेंट जीएसटी पे करेगा, 95 नहीं लगेगा। तो नॉर्मली क्या लगता है 95 लगता है, नॉर्मली क्या लगता है 95 लगता है। लेकिन 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 अगर आपने रेस्टोरेंट से मंगाया और रेस्टोरेंट किसी होटल में है और होटल में जो रूम है वो 7500 रुपए से ज्यादा वाला रूम है, एक रूम हो, चाहे एक रूम 7500 से ज्यादा वाला हो, बाकी चाहे कम वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में जो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट बन जाएगा लाइबल फॉर जीएसटी, लाइबल फॉर जीएसटी मतलब सप्लायर बन जाएगा, 95 एप्लीकेबल नहीं होगा। लो जी सप्लायर जो है रेस्टोरेंट है, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है, रेसिपिएंट कस्टमर है और जोमैटो है, इसमें 95 लगेगा, 95 लगेगा। लेकिन केस क्या है, इफ द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब है एक ऐसे होटल में जहां टैरिफ जो है, डिक्लेयर्ड टैरिफ यानी कि होटल का रेट किसी एक यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का, एक कमरे का 7500 रुपए से ज्यादा पर यूनिट है पर डे, देन द रेस्टोरेंट विल बी लाइबल टू पे द जीएसटी, देन द रेस्टोरेंट विल बी लाइबल टू पे द जीएसटी। गाइस एक बार लिख के बताओ यार यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, एक बार लिख के बताओ भाई यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ। लो जी करवा दिया मैंने। सर इको अगर 4 नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर 4 नोटिफाइड सर्विसेज को इको के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है ना, तो सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा, रेसिपिएंट नहीं करेगा, इको पे करेगा। कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशन है होटल वाले में, प्लम्बर वाले में और रेस्टोरेंट वाले में। होटल वाले में होटल अनरजिस्टर्ड होना चाहिए तो इको पे करेगा, प्लम्बर वाले में सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए तो इको पे करेगा, और जोमैटो वाले की बात कर लें अगर, तो उसमें रेस्टोरेंट वाले की बात कर लें तो वो अगर मतलब होटल में है और वहाँ रूम रेंट 7500 रुपये से ज़्यादा है तो सब रेस्टोरेंट पे करेगा, वरना इको पे करेगा। ठीक है डन। रजिस्ट्रेशन भी इको ही करवाएगा, नेचुरली बात है, अगर टैक्स इको को पे करना है तो रजिस्ट्रेशन भी इको ही करवाएगा। अदर सर्विसेज की बात करें, सप्लायर है, अदर सर्विसेज का मतलब क्या है, अदर सर्विसेज भी और गुड्स भी। मान लीजिए एक आपने ऐप का नाम सुना होगा अम्मा जान, है ना अमेज़न, अच्छा एक आपने नाम सुना होगा अमेज़न।
अगर आपने Amazon से कोई लैपटॉप खरीदा है, ध्यान सुनो, Amazon से कोई लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप 1 लाख रुपए का है और जीएसटी 18,000 रुपए है, तो इसका बन गया 1,18,000 रुपए। और ये Amazon ने ऑर्डर दे दिया किसी सप्लायर को, फिर सप्लायर ने आपको वो लैपटॉप सेंड कर दिया। क्वेश्चन आया अब जीएसटी कौन देगा? सर अब Amazon नहीं देगा, क्योंकि Amazon तो इको है और इको सिर्फ 4 सर्विसेज में देता है। ये तो गुड्स का केस है। पहली बात तो ये गुड्स का केस है। दूसरी बात, ये 9(5) में नहीं आता, 9(5) में सिर्फ 4 आती है, तो इसके अंदर ना सप्लायर देगा। कौन देगा टैक्स? सप्लायर देगा, रेसिपिएंट नहीं देगा, इको नहीं देगा, तो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर देगा। और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सप्लायर करवाएगा, रेसिपिएंट नहीं करवाएगा, इको भी करवाएगा, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए करवाएगा, क्योंकि इको को इस सर्विस के ऊपर टीसीएस काटना होता है और वो काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस करवाएगा। अभी आप टीसीएस के चक्कर में मत पड़ना, आगे जाके डिटेल में टीसीएस को पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। बस आप समझ जाओ, अगर 4 सर्विसेज है, अगर 4 नोटिफाइड सर्विसेज है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इको के ऊपर है। उसके अलावा कोई सर्विसेज है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सप्लायर के ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसी सर्विस का नाम बताओ जो 4 सर्विसेज में नहीं आती। मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, Amazon पे गुड्स है, फ्लिपकार्ट पे गुड्स है, मंत्रा पे गुड्स है ना। अरे ऐसे ऐप कौन कौन से होते हैं? बड़े सारे ऐप होते हैं ना। ये तो कोई सर्विस ऐप बताओ, सर्विस ऐप, ऐसा कोई सर्विस ऐप जो सर्विसेज देता हो। फ्लिपकार्ट में तो गुड्स है भाई, फ्लिपकार्ट में तो गुड्स है। सर्विसेज ऐप के नाम बताओ जो सर्विस देता हो, लेकिन 9(4) में ना आता हो, 9(5) में ना आता हो, इन 4 सर्विसेज में ना आता हो। सर मैं बताऊं क्या? बोलो, पर पहले तुम बता लो। वैसे एक एसबीआई का भी ऐप है जो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, वो भी 9(5) में नहीं आएंगे। वहां भी जो है सप्लायर ही लाइबल हो जाएगा जीएसटी के लिए, राइट। और भी बड़े सारे ऐप हो सकते हैं जो सर्विस ऐप हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी मैंने आपको करवा दिया, देखो बैंकिंग ऐप, फोटोशॉप ऐप, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकते हैं। एडोब रीडर, बिल्कुल सही बात है। आगे आइए, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या था? हालांकि 9(5) खत्म हो गया, मेरी तरफ से 9(5) खत्म हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, फिर भी आप जानना चाहते हैं ई कॉमर्स क्या होता है, ऑपरेटर में दिखा देता हूं। डेफिनेशन है 2 क्लोज 45 में। लास्ट टाइम हमने रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन की थी सेक्शन 2 में, 2 क्लोज 98 था उसका डेफिनेशन, और वहां लिखा था रिवर्स चार्ज का मतलब होता है रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ सप्लायर। याद आया? अब 2(5) कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस, इको मींस मतलब उस ऐप का मतलब क्या होता है? ऐप, उस ऐप का मतलब है कोई पर्सन जो ऑन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। ऑन, ऑपरेट, मैनेज करता है क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखो आपको करना क्या है, पहले समझो आप क्या करना चाहते हो। सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक फैसिलिटी की जरूरत है जहां पर आप ये काम कर सकते हो। और जो बंदा इस प्लेटफॉर्म को ऑन करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, उस बंदे को इको कहते हैं। कितना सिंपल तरीके से समझा दिया सर, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया सर। देख लो आप, ये मत कहना फिर समझाया नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब एक ऐसा आदमी जो ऑन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म। किस पर्पस के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। देखो भाई, हम तो बता सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो 4 तरह की सर्विसेज देता है। देखो, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज, अगर नोटिफाइड सर्विसेज इको के थ्रू दी जा रही है यानी कि 4, तो इको रजिस्ट्रेशन लेगा और इको ही जीएसटी पे करेगा। बात हो चुकी है पहले भी। सप्लायर और रिसीवर जो है वो ना तो जीएसटी पे करने के लायबल है, बट जीएसटी उनसे रिकवर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अदर सर्विसेज है अदर देन 4 है तो सप्लायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा, इको सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेगा, वो भी फॉर द पर्पज ऑफ टीसीएस के लिए। लो जी, मैंने तो ये भी करवा दिया आपको। अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स में भी सेम रहेगा कि सप्लायर ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर मतलब गुड्स थ्रू इको है, मतलब कहने का मतलब अगर गुड्स थ्रू इको है तो उस केस में भी सर यही रहेगा कि सप्लायर ही रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा, ठीक है ना। ये सब मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज कराऊंगा जो बड़ी शानदार चीज है सर, बड़ी शानदार चीज है, बड़ा मजा आने वाला आपको। अब मेरी बात सुनना, मान लीजिए अगर मैं उन 4 सर्विसेज की बात करता हूं जो इको के अंडर आती है, अगर मैं बोलूं मैं 4 सर्विसेज की बात कर रहा हूं, उन 4 नोटिफाइड सर्विसेज की बात कर रहा हूं जो इको के अंडर आती है, उसमें कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है।
उसमें आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि सर उसमें ना इको जो है ना वो लाइबल फॉर जीएसटी है, वो लाइबल फॉर जीएसटी है, सप्लायर जो है वो नॉट लाइबल है, कस्टमर जो है वो नॉट लाइबल है, बस इको को ही सारा काम संभालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं उन 4 के अलावा की बात कर रहा हूं, चाहे वो अदर सर्विसेज हो और चाहे वो अदर गुड्स हो, अमेजोन वाला केस हो और चाहे वो सर्विसेज वाला केस हो, मैं दोनों केस अलग अलग बनाऊंगा। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तुम्हें आता नहीं होगा, सच कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात। मैं एक अमेजोन से मैं एक कस्टमर हूं, मैं अमेजोन से एक लैपटॉप खरीदता हूं और लैपटॉप जो है ना वो 1 लाख रुपए का है और इसके ऊपर जीएसटी जो है ना वो 18,000 रुपए है और 1,18,000 रुपए का बिल बन गया। अमेजोन वाले ने किसी मिस्टर एक्स को, जो सप्लायर है उसको ये ऑर्डर दे दिया कि भाई तू ये सप्लायर जो ना तू ये लैपटॉप यहां भेजेगा, अब मेरा क्वेश्चन आया कि जीएसटी कौन देगा, आंसर आया सर सप्लायर देगा। क्यों? क्योंकि ये 9(5) का केस नहीं है, 9(5) का केस नहीं है तो अगर 9(5) का केस नहीं है तो सप्लायर को ही जीएसटी देना पड़ेगा। पर मेरा क्वेश्चन है, इस बंदे की मान लो जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है, मान लो ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, अब क्या होगा अगर ये बंदा अनरजिस्टर्ड है? अब क्या होगा अगर ये बंदा इसकी अपनी टर्नओवर बहुत ही कम है, मान लो इसकी अपनी टर्नओवर बहुत ही कम है, हाँ ये अमेजोन पे आ गया है गुड्स सेल करने के लिए, लेकिन इसकी अपनी टर्नओवर बहुत कम है, अब कैसे होगा? फिर ये जीएसटी कैसे दे देगा? सर आंसर है, अगर कोई सप्लायर गुड्स का है तो इसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अगर इसे अमेजोन पर लिस्टेड होना है तो। भाई साहब अगर आप गुड्स में डील करते हो और अगर आप किसी इको के थ्रू डील करना चाहते हो तो आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आपके लिए वो 20 लाख की लिमिट खत्म हो जाएगी, आपके लिए वो 20 लाख की लिमिट खत्म हो जाएगी और आप ही को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मान लो मैं हूं और मान लो मेरा कैलकुलेटर का धंधा है, नया धंधा शुरू किया मैंने कैलकुलेटर का, नया बिल्कुल, अभी मैंने 20-50 कैलकुलेटर खरीदे हैं। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अमेजोन के थ्रू बेच देते हैं कैलकुलेटर, क्या बड़ी बात है। मैंने अमेजोन से बात करी, मैंने कहा जी कैलकुलेटर बेचने आपके थ्रू कोई है जुगाड़? बोले हाँ जी करवा लो, लिस्टिंग करवा लो हमारे यहाँ पे, आप हमारे थ्रू सेल कर देना, हम आपको ऑर्डर दे देंगे। उन्होंने बोला आपका जीएसटी नंबर क्या है? मैंने कहा मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं। बोले भागो जीएसटी नंबर नहीं है, यहां से भागो। अगर आपको अमेजोन पे आना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। यस गाइस, आई होप इट इज क्लियर। अब सर मान लो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है और ये कस्टमर है और इसने यहां पे कोई सर्विस ली है और ये सर्विस जो है ना अदर देन नोटिफाइड है। भाई मैं पहले बोल रहा हूं अदर देन नोटिफाइड वाला तो आपको आता है, 9(5) तो वो क्लियर है, उसमें इको पे करता है, बात ही खत्म है। सर्विस की वैल्यू मान लो 10,000 रुपए है और इसके ऊपर जो जीएसटी बनता है, अभी जीएसटी का नाम नहीं लूंगा, सर्विस के लिए 10,000। अब यहां पर सप्लायर है और मान लीजिए इसको ये सर्विसेज दी गई है और ये आगे सर्विस दे रहा है, और मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि इसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है, तो अब इसमें क्या होगा? क्या इसमें भी सप्लायर देगा? 9(5) यहां भी लग रहा, सेक्शन 9(5) यहां भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अदर देन नोटिफाइड सर्विस है। सर लो कहता है यहां पर जो जीएसटी है ना वो सप्लायर नहीं देगा। सर क्यों? सर अभी आप कह रहे थे कि सप्लायर को ही देनी पड़ेगी। हां, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तभी देगा। सर आप कह रहे हो गुड्स में तो सप्लायर को मैंडेटरी करवाना ही पड़ता है। हां करवाना पड़ता है, सर्विस में नहीं करवाना पड़ता। सर्विस में नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है सप्लायर अगर सर्विसेज का है तो ये तभी जीएसटी के दायरे में आएगा जब इसकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगी, यानी कि ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा। तो सर इस वाली सर्विस पे जीएसटी लगेगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर, इस वाली सर्विस के ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। वो तभी लगेगा जब सप्लायर भी जीएसटी के अंदर लाइबल है, और वो मतलब उस इको के ऊपर। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं। यही आंसर है आपके एग्जाम का, यही आंसर है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, चाहे वो सर्विस वाले हो या गुड्स वाले, वो सप्लायर को बोलते हैं पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ फिर आओ, बात खत्म। पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ फिर आओ, वरना आने ही नहीं देते हैं। लो जी, तो अगर सप्लायर सर्विसेज का है और सर्विसेज अदर देन नोटिफाइड है तो सप्लायर तभी जीएसटी के लिए लायबल होगा अगर वो रजिस्टर्ड है।
अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना कोई मैंडेटरी नहीं है, वो टर्नओवर क्रॉस करने पर ही मैंडेटरी होगा, उससे पहले मैंडेटरी नहीं। लेकिन गुड्स की बात करें तो गुड्स में मैंडेटरी है। गाइस थोड़ा सा मैंने ना आपको आपके लेवल के ज्यादा बता दिया, एडवांस बता दिया, थोड़ा सा आपके लेवल से बाहर बता दिया। अगर कुछ बच्चों को मान लो ये वाला कंसेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ जो मैंने अब समझाया आपके सामने जो स्क्रीन पे है, तो चिंता ना करें, पेपर में इतना टेक्निकल नहीं आएगा आपको, इससे डाउन ही आएगा, और आपको प्राउड फील होगा कि जो एग्जाम में आया वो तो आपको चुटकियों पे क्लियर है। तो यस गाइस, आई होप यू एंजॉय द क्लास, और आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर मैंने पूरा करवा दिया है, और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं वो अपना सेक्शन 9.5 जो था, जो हमने वो एक बना रखा था, ये रहा। प्लीज गाइस मैं चाहूंगा एक बार आप मेरे साथ फटाफट पढ़ लें ताकि आपको 9.5 याद है या नहीं है। 9.1, हाँ जी बोलो 9.1 सर। जनरल सेक्शन था, क्या लिखा था 9.1 में? सर लिखा था इंट्रास्टेट सप्लाई अगर होगी ना गुड्स या सर्विस की बोथ की, तो उस पर सीजीएसटी लगेगा, सॉरी सीजीएसटी लगेगा, बस लीकर को छोड़कर सीजीएसटी लग जाएगा। किस पे? वैल्यू पे लगेगा सर। वैल्यू कौन सी? 15 वाली। रेट कौन सा? मैक्सिमम 20, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, कलेक्शन बाय द इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। 9.2 में 5 गुड्स के आइटम थे सर जिनके ऊपर जीएसटी फ्यूचर में आएगा, ठीक है। 9.3, 9.4 रिवर्स चार्ज है सर, इसका हम रिवर्स चार्ज के चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से नोटिफिकेशन में गुड्स और सर्विसेज आती हैं। और 9.5 में सर 4 नोटिफाइड सर्विसेज अगर इको के थ्रू दी गई तो इको लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा। यस गाइस, यस गाइस, यस गाइस, प्लीज बताइए आपको आज की क्लास में मजा आया नहीं आया? लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इतने सारे ग्रुप्स भरे हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं देखता हूं आप सब लोग उन ग्रुप्स में हो, प्लीज यार। और ओके, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सप्लाई, और वो कब होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय गाइस, बाय बाय।